चलो, let's start the session. So, welcome all of you. I am CS Vinita Ved with All India rank AIR 4 in CS Professional and All India rank AIR 6th in CS Executive. और इस सेशन में I am going to share the revision strategies that I applied फॉर रैंक, और जो भी मेरे मेमोरी टेक्निक्स होते थे, मैंने कुछ मेरे नोट्स के भी पिक्चर्स ऐड किए हुए हैं कि किस तरीके से मैं चीज़ें याद करती थी। तो वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं और आपके जो रिवीजन रिलेटेड क्वेरीज हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके चलो। सो जैसा मैंने बताया, इस सेशन में, इस वर्कशॉप में पहले हम स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे, कुछ रिकमेंडेड स्टडी प्लान। यहाँ रिकमेंडेड क्यों बोला है? क्योंकि जो भी चीज़ें हम बात कर रहे हैं इट कैन डिफरेंशिएट बेस्ड ऑन पर्सन टू पर्सन। हर एक इंसान के लिए अलग स्टडी प्लान हो सकता है। आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है, आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, कितने दिन में आपको कितनी प्रिपरेशन करनी है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितना आपका टारगेट क्या है, आपको एग्जामिनेशन स्कोर करना है, आपको बस पास होना है, आपको रैंक चाहिए, आपको सिंगल डिजिट रैंक चाहिए। वो सारी चीज़ों के बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपका स्टडी प्लान या स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए। तो वो सारों को एड्रेस करते हुए रिकमेंडेड यहाँ पर है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड आई एम रिकमेंडिंग, उसमें आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना होगा, कस्टमाइज करना होगा। एंड दिस सेशन इज़ फॉर ऑल, इट इज़ फॉर ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, सबके लिए। सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैंने इसीलिए इस वर्कशॉप को नहीं रखा, क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक में प्रॉब्लम वही है कि कुछ ही बच्चे फिर अटेंड कर पाते हैं, इसलिए ये इन जनरल सबके लिए ये वाला वर्कशॉप है। ठीक है, सो ये दो चीज़ें याद रखेंगे। जो भी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल है, और दूसरा कि ये रिकमेंडेड है। ऐसा नहीं है कि मैम ने ये बोल दिया यही करना है, या फिर जस्ट बिकॉज मेरा इस चीज़ को अप्लाई करके रैंक आया था तो सेम चीज़ अप्लाई करनी होगी। रिकमेंडेड चीज़ें बताई जा रही है। दिस वाज काइंड ऑफ डिस्क्लेमर फ्रॉम माय साइड। और दूसरा जो पार्ट होगा इस वर्कशॉप का, दैट विल बी योर क्वेश्चंस एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम। क्लियर विद द एजेंडा ऑफ द वर्कशॉप? शुरू करें फिर सवालों से। और अगर किसी को ऐसे है कि नहीं मैम मुझे आपसे स्टडी प्लान वगैरह बनवाना है, मेरे जो प्रिपरेशन है उस हिसाब से बनवाना है, तो आई डू काउंसलिंग ऑल्सो, 1-on-1 काउंसलिंग ऑल्सो। अगर चाहिए तो उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ट्राई करेंगे जनरल बेसिस पे बेस्ट वर्कशॉप हम कंडक्ट करने की। आर वी रेडी? जल्दी जल्दी मुझे बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। रेडी रेडी रेडी? यस यस, लेट्स स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। यस, ग्रेट। चलो, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो मुझे हर बच्चे का लगा कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए। गिव मी अ सेकेंड, 1 सेकेंड। चलो, कुछ लोगों ने बताया कि 7 घंटे पढ़ते हैं, 5 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं। सूटेबल कौन सा तरीका होता है, या फिर कितने घंटे जनरली पढ़ने चाहिए हमें? सो हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्टडी इन अ डे? ये ऑलमोस्ट हर बच्चे का सवाल होता है। सो इसके लिए अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने घंटे आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 घंटे पढ़े। सो बोला जाता है 9 to 13 आवर्स। दौड़ के आओ, दौड़ के आओ, दौड़ के आओ, अभी शुरू किया है। 9 to 13 आवर्स के लिए पढ़ना चाहिए। 9 to 13 आवर्स इज रिकमेंडेड। लोअर एंड पे 9 आवर्स, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी, 9 आवर्स मिनिमम, और मैक्सिमम या फिर इससे ज़्यादा हो सकता है तो बिल्कुल सही है, 13 आवर्स के लिए पढ़ना चाहिए। अब अगर हम ऑन एन एवरेज माने तो आप मान के चलिए 10 से 12 घंटे पढ़ने चाहिए। कितने घंटे पढ़ते हो? कितने घंटे पढ़ रहे हो? दिसंबर में एग्जाम है, 6। बताओ बताओ जल्दी, कहाँ बैठे हो, कहाँ बैठे हो? ओके, कितने घंटे? ओके, यस। अच्छा, बढ़ाना है इसे या ठीक है? इतना बढ़ाना है? ठीक है, बढ़ाना है ऑफ कोर्स। सो नाउ अंडरस्टैंड, अभी तक का हो सकता है आपके लेक्चर्स वगैरह चल रहे थे, अब आगे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सो यहाँ पर 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं मॉर्निंग और एक होते हैं नाइट पर्सन। कब पढ़ाई अच्छी होती है?
एनालाइज किया है, नोटिस किया है कब पढ़ाई अच्छी होती है? बेस्ट टाइम क्या होता है? डे टाइम, नाइट टाइम? यस पीपल, कब पढ़ाई अच्छी होती है? दिन में, रात में? क्या बात है, मेजॉरिटी नहीं, सारे के सारे रात में बोल रहे हैं। जो भी यहां पर ड्राइंग कर रहे हैं कृपया ना करें। चलो धन्यवाद। सुबह मॉर्निंग दोनों टाइप के लोग होते हैं। रात में पढ़ाई अच्छी होती है, दिन में? हमारे यहाँ पर सारे रात वाले। सो अगेन रिकमेंडेड एक मैंने स्टडी प्लान बनाया जिस हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे विद इनफ ब्रेक्स यू विल बी एबल टू स्टडी फॉर 12 आवर्स। 12 आवर्स अभी समझो, अभी आप 5-6 घंटे पढ़ रहे हो, तुरंत से 12 आवर्स पॉसिबल नहीं है, राइट? धीरे धीरे इसे बढ़ाना होगा। कभी भी अगर आपको सुबह उठने की भी तैयारी करनी है ना, हो सकता है अभी आप 8 बजे उठ रहे हो, आपको 6 बजे उठना है, इमीजिएटली नेक्स्ट डे 6 बजे तो उठ जाओगे, उसके अगले दिन उठना नहीं हो पाता है क्योंकि बॉडी को आदत ही नहीं है। तो बॉडी को आदत कैसे डलाते हैं? हर दिन 15 मिनट पहले उठो, तो 7-8 दिन में आप उस टारगेट को अचीव कर पाओगे। या फिर अगर इतना समय नहीं है, आधे आधे घंटे पहले उठो, यानी कि 8 के बजाय डायरेक्ट 6 नहीं, 8 फिर 7:30 फिर 7 फिर 6:30 फिर 6, इस तरीके से आप उठ सकते हैं। ताकि क्या होगा कि आपका जो रूटीन है वो बिल्कुल अचानक से बॉडी पे शिफ्ट भी नहीं आएगा और आप अपना जो टारगेट टाइम है वो अचीव कर पाएंगे। सो दोनों तरीके से आई एम सेइंग, निशाचर मुझे नहीं समझा क्या है। ओके, दोनों तरीके से अगर कोई इंसान सुबह पढ़ता है, अब अगर जो लोग बोल रहे हैं कि सुबह पढ़ाई होती है, आई होप आप लोग सुबह जल्दी वाला बोल रहे हैं, सुबह 10 बजे वाला नहीं। सो अगर सुबह जल्दी वाला है, मैं दोनों टाइप से बता रही हूँ, एक जो सुबह पढ़ते हैं, एक जो रात में। जो लोग सुबह ट्राई करना चाहते हैं, आई वुड लाइक टू बिलीव दैट यू आर वेकिंग यू आर गोइंग टू वेक अप बाय 6 बजे तक आप उठ रहे हो, ये मैं मान रही हूँ अगर आप बोल रहे हो कि आप सुबह पढ़ते हो, ठीक है? 6 बजे उठा, 6:30 से आफ्टर योर मॉर्निंग रूटीन यू कैन स्टार्ट स्टडिंग बाय 6:30। 6:30 to 9:30 एक स्लॉट किया, 9:30 to 10:30 ब्रेक रखा और 10:30 to 1:30 दूसरा स्लॉट रखा। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, whoever is drawing प्लीज रुक जाओ, है ना? मैंने पूरा ऐसे स्पेस रखा है लिखने के लिए, मत ड्रॉ करो प्लीज। चलो, सो 3 घंटे का स्लॉट रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि छोटे छोटे सिटिंग्स में ना वो फ्लो नहीं बन पाता है, इसलिए ट्राई करो। अभी अगर आदत नहीं है, ट्राई विद 1-1.5 आवर, उसके बाद 2 घंटे, अगले दिन 2.5 घंटे ट्राई करो और फिर 3 घंटे। जो भी नई चीज़ आपको अडॉप्ट करनी है इमिजिएटली मत स्टार्ट करो। 2 दिन कर पाओगे, तीसरे दिन से नहीं हो पा रहा है लगेगा, एंड देन यू डाउट योर सेल्फ, यू डोंट वांट दैट, राइट? इसीलिए ज़रूरी क्या है, धीरे धीरे वो आदत बनानी है। सो 3 आवर्स इज एप्ट। हे भगवान, एक तो कोई बदमाश है इधर, कैसे पता चलता है कौन ड्राइंग कर रहा है? ओके, आई हैव गॉट इट, इट इज iPhone 12, जो भी है। क्या मतलब ना, मत करो प्लीज, है ना? थैंक यू। चलो, सो 6:30 to 9:30 1 घंटे का आराम से ब्रेक लो, नहाओ। सुबह 6 बजे मैं नहीं बोल रही हूँ नहाने के लिए, ठंड आने वाली है। नहाओ, नाश्ता करो और 10:30 बजे वापस पढ़ना शुरू करो। इसके बाद 1:30 अगेन टेक अ ब्रेक, हैव योर लंच, आधा घंटा लंच करो, थोड़ी देर फ़ोन चलाना, ज़्यादा देर फ़ोन नहीं चलाना, सोना है। 15 मिनट का नैप, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट का नैप, क्योंकि आगे अपने दोपहर में ही एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो दोपहर में सोने की आदत नहीं रखनी है। फिर वापस से यू कैन हैव अ स्लॉट ऑफ 2:30 to 4:30, लेट से 4:30, फिर वापस ब्रेक ले लिया और उसके बाद 5 to 9 का एक लंबा सा स्लॉट, ये आखिरी स्लॉट होगा। 9 बजे के बाद पढ़ना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि सुबह पढ़ने वाले बच्चे अपन। सो 9 PM तक पढ़ेंगे, उसके बाद डिनर एंड यू आर डन। जो करना है उस वक्त, घर वालों के साथ बात करनी है, फ़ोन चलाना है, वॉक पे जाना है, जो करना है कर सकते हैं। आराम से 11 बजे तक सो जाइए,
हमेशा याद रखना रिवीजन के टाइम स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट, डोंट कॉम्प्रोमाइज़। एग्जाम के टाइम भी 6 घंटे ट्राई करो कि सो रहे हो। जो आपकी आदत है, अगर आपकी बॉडी को 8 घंटे की आदत है, धीरे धीरे वो 7 घंटे 6 घंटे तक लेके आओ। अगर आपके बॉडी को 6 घंटे की आदत है, हैव 6 आवर्स, उससे कम नहीं सोना होता है। बॉडी को टाइम लगता है ना, अब जैसे ये सिस्टम हैंग हुआ था, मुझे इसे रीस्टार्ट करना पड़ा था, इट नीड्स अ ब्रेक, राइट? सो योर बॉडी ऑल्सो नीड्स अ ब्रेक। और अगर नाइट पर्सन है, जो यहाँ पर सब नाइट पर्सन है, मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ आप आराम से 8:30-9 बजे उठने वालों में से हैं। क्यों? क्योंकि आप लेट रात तक पढ़ रहे हैं। सो फॉर यू इट विल बी 8:39। आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू वेक अप इफ यू आर अ नाइट पर्सन। अब इसमें आप 9 बजे उठोगे, आराम से 10 बजे आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। अब इसमें दिन हो गई है, आप उठ के नहा सकते हो, नाश्ता कर सकते हो। 10 बजे से आई वुड रिक्वेस्ट पढ़ना शुरू करो, 1 बजे तक पढ़ो। 10 से 1 पढ़ा, नाश्ता कर लिया था, 10 से 1 पढ़ा और 1 बजे आपने अपना लंच कर लिया। 2 से 5 वापस पढ़ा, देन यू विल हैव योर टी ब्रेक। 6 से 9 पढ़ा, देन यू विल हैव योर डिनर, और उसके बाद 10 से 1 पढ़ा। इस तरीके से इफ़ यू कैलकुलेट 1-1 घंटे का ब्रेक ले लेके, 1 घंटा कम होता है क्या? 1 घंटा कम नहीं होता है। 1-1 घंटे का ब्रेक लेके भी 12 घंटे पढ़ सकते हो। अब मैम ये प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, बीच में कुछ काम आ गया, ठीक है, उसमें 1 घंटा जाएगा, कभी 2 घंटा जाएगा। 12 टारगेट करोगे तब तो 10 घंटे पढ़ोगे ना। इसलिए टारगेट फॉर 12 आवर्स। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू स्टार्ट स्टडिंग 12 आवर्स फ्रॉम टुमारो, आई एम सेइंग टारगेट फॉर 12 आवर्स, ठीक है? तो ये रिकमेंडेड है। इसमें अगर आपके फैमिली लंच का टाइम अलग होता है तो उस हिसाब से आप शिफ्ट कर सकते हो। रिकमेंडेशन मैं दे रही हूँ इस हिसाब से। मेन क्या याद रखना है, हमारे जो सिटिंग आवर्स हैं वो एक बार में 2 से 3 घंटे के होने ही चाहिए। और आराम से फिर आप 1 बजे 2 बजे सो जाओगे जैसे भी, एंड यू विल वेक अप बाय 8:39। ये हो गया। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपके पीक आवर्स कौन से हैं। अगर आपको नहीं पता है, मॉर्निंग पर्सन हो नाइट पर्सन हो, 2-3 दिन दोनों ट्राई करके देख लो एंड यू विल सी द रिजल्ट। उसमें नोटिस करना है कब सबसे अच्छी पढ़ाई हो रही है, कब सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जल्दी जल्दी पढ़ पा रहे हो। उस वक्त जो भी ट्रिकी टॉपिक्स है, जो भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स है, जो बोरिंग लगते हैं, जो सॉल्व करने हैं, वो उस वक्त कर सकते हो। जैसे रात में नींद आती है, थक जाते हैं, उस वक्त ड्राई सब्जेक्ट्स मत उठाओ, थ्योरी मत उठाओ, प्रैक्टिकल ट्राई करके देख सकते हो। तो वैसे यू कैन डू। नेक्स्ट, एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए? अभी अगेन योर आंसर्स, एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए बताओ। एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए? डिस्कस कर रहे हैं हम, कहीं सुना होगा, सोचा होगा। 2, कुछ गलत नहीं है इधर, ठीक है? सबका अपना अपना होता है। 2 ओके, और 2 ही आंसर आए हैं मुझे, और 3। चलो, कोई है जो 8 सब्जेक्ट दे रहा है और उसे 6 से 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, या 4 सब्जेक्ट दे रहे हैं, चारों के चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं? यू वांट? आपका जून में है, ओके, जून में दोनों ग्रुप है, ओके, गॉट इट। हाँ, 8 सब्जेक्ट के लिए अपेयर कर रहे हैं, 8 सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, यानी कि मान के चलो 1-1 घंटा सब पढ़ोगे, ऐसा? 3 से ज़्यादा हो नहीं पाते डिस्पाइट ऑफ ट्राइंग। यस यस यस, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग ना, कितना लग रहा है, कितने पढ़ने चाहिए? आई वुड सजेस्ट 2 या 3 या 4, डिपेंडिंग ऑन यू। दीज ऑल थिंग्स डिपेंड्स ऑन यू। 2, 3, 4 बोथ ग्रुप भी कर रहे हो, 8 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो किसी में भी बहुत अच्छे से इन डेप्थ नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि जल्दी रहेगी, मेरे पास 1 घंटा ही है, 1 घंटे में कवर करना है। यू वुड वॉन्ट टू ट्राई मोर एंड मोर थिंग्स, और इन डेप्थ कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे, उस टॉपिक को ज़्यादा कवर नहीं कर पाओगे। 1 घंटे में कोई चैप्टर भी खत्म नहीं होगा आपका, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट, आपको जितना सूट करता है उस हिसाब से यू हैव टू चूज़। अब ये जो 2, 3, 4 जो भी सब्जेक्ट लोगे, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, इसमें कॉम्बिनेशन आपको डिसाइड करना है कौन से सब्जेक्ट आपको इजी लगते हैं। जैसे मान लो 2 सब्जेक्ट कर रहे हो, तो उसमें एक इजी लोगे और एक ट्रिकी या टफ लोगे। एक इजी और एक ट्रिकी या टफ सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं करना कि कंपनी लॉ और टैक्स दोनों एक साथ पढ़ लिया, ओल्ड सिलेबस वाले, कंपनी लॉ भी कर रहे, टैक्स भी कर रहे, दोनों में मजे हो गए, ऐसा नहीं। सो इजी
और ट्रिकी, हर एक सब्जेक्ट में आप अगर आपको प्रायोरिटाइज करना है, अगेन नहीं समझ आ रहा है कौन सा ट्रिकी है कौन सा ईजी है, यू कैन पुट इट ऑन स्केल। जैसे डॉक्टर के पास जाते कभी ऐसे बोले कितना दर्द हो रहा है 0 से 10 में बताओ, नहीं गए हो कभी? मैं गई हूँ मतलब ओके लीव इट। ऐसे डॉक्टर्स पूछते हैं कितना दर्द हो रहा है 0 से 10 के स्केल में मुझे बताओ। वैसे ही ट्रिकी में या टफ में आप स्केल पे डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा सबसे ज़्यादा लगता है। चलो ग्रुप 1 में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कौन सा लगता है और ग्रुप 2 में कौन सा लगता है? सबका अलग अलग हो सकता है, मुझे पूरी उम्मीद है सेटिंग अप कोई नहीं बोलेगा। कंपनी लॉ लगता है ग्रुप 2 में, सिक्योरिटीज लॉ लगता है ना, और प्रोफेशनल वाले ग्रुप 1 2 3। ऐसे कोई ना कोई सब्जेक्ट आपके लिए होता है जो डिफिकल्ट होता है। तो यू नो व्हेन आई आस्क यू द क्वेश्चन यू विल नो द आंसर कि ओके ये उसके बाद ये उसके बाद ये, तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिसाइड कि कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है। ठीक है, तो एक तो वो, दूसरा कॉम्बिनेशन होता है ड्राई और इंटरेस्टिंग का। जैसे कि हो सकता है जिगल के कुछ टॉपिक्स इंटरेस्टिंग है, कुछ टॉपिक्स बोरिंग है। मैं नाम नहीं बताऊंगी चैप्टर्स के, बट अपन को पता है कौन से चैप्टर्स अच्छे लगते हैं, मज़ा आता है पढ़ने में। या कंपनी लॉ ले लो, कोई कोई टॉपिक्स बड़े मज़ा आते हैं सॉल्व करने में, उसके केस स्टडीज़ होते हैं, और कोई कोई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें ऐसे आता है कि ये क्यों ही दिया हुआ है, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं है, लग ही नहीं रहा है ये कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं। तो उसका भी कॉम्बिनेशन लेना होता है, उसका भी कॉम्बिनेशन यू हैव टू डिसाइड। उस दिन अगर कोई हार्ड टॉपिक कर रहे हो ना, तो दिमाग बहुत ज़्यादा उसमें लगा हुआ है, तो दूसरी चीज़ों पे रिलैक्स होने दो उसको, दूसरा जो टॉपिक लो वो इजी उठाओ। अब ये इतना सब जो तय करना होता है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कितने देर पढ़ेंगे, क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, ये आपको प्रीवियस नाइट डिसाइड करना चाहिए, ताकि जब सुबह शुरू कर रहे हैं 3 घंटे की पढ़ाई में 1 घंटा इसमें माथा नहीं खपा रहे हैं कि क्या पढ़ूँ आज, और सुबह सुबह ऐसा हो जाता है ओह 1 घंटा चला गया, अब होता है। सो वो चीज़ अपन को नहीं करनी है। ट्राई करो प्रीवियस नाइट ही सोच के सो, हाथ में पेन पेपर है लिख लो, बेस्ट होता है वो पेन पेपर पे लिखना। एकदम ही आलस आ रहे नहीं हो पाएगा, फ़ोन पे लिख लो, फ़ोन तो अपने पास हमेशा होता है, फ़ोन पे लिख लो कि अपन को कल क्या पढ़ना है। ठीक है, इजी। ये हो गए 2 चीज़ें, 2 सवाल क्लियर है? यस, चलो बहुत डिटेल में हो गया ये। इसके बाद कुछ जनरल सवाल, जैसे मैम मॉक टेस्ट देना चाहिए क्या, क्यों देना चाहिए और कब देना चाहिए। मॉक सब समझते हैं, मॉक टेस्ट होता है ना, यूनिट वाइज भी होता है और 100 मार्क्स का भी होता है। देना चाहिए क्या, बताओ, यस नो, देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? प्रैक्टिस होता है और फैमिलियर हो जाते हैं, बहुत बढ़िया। और हमारी कमियां कहाँ आ रही है, क्या बात है, सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। यस, हमारी कमियां पता चलती हैं, पति नहीं चलती है, पता चलती हैं। और टाइम मैनेजमेंट समझते, बहुत बढ़िया। हमें अच्छे से पता है कि मॉक टेस्ट देना चाहिए। बहुत सारे रीज़न है, आपका प्रिपरेशन हुआ है या नहीं आपको पता चलता है, आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो या नहीं, आप 3 घंटे लगातार लिख पा रहे हो या नहीं। लिखने की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, लिख भी लेते हैं हम, 3 घंटे लिख पाते हैं क्या? कब लिखा था लास्ट 3 घंटे लगातार 12th में, है ना। CACET भी वो था MCQ बेस्ड था, तो पॉसिबल नहीं। कौन से दीज टाइप ऑफ नोट्स, ओके। सो टाइम मैनेजमेंट के लिए, प्रिपरेशन के लिए, देखने के लिए कि आप कितना प्रिपेयर्ड हो, और उसके बाद बहुत ज़रूरी है अगली प्रिपरेशन कैसी होगी आपकी, नेक्स्ट प्रिपरेशन या नेक्स्ट रिविजन जो होगा, विच कम्स टू द सेकेंड क्वेश्चन कि कब देना चाहिए मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट आगे मैं डिस्कस करूंगी कि कितने रिविजन करने चाहिए। इसके बाद जो अगला सेट ऑफ क्वेश्चन है उसमें ये भी है कि कितने रिविजन होने चाहिए। अप्रॉक्स 2 से 3 होने चाहिए। 2 से 3, किन केसेस में 2, किन केसेस में 3, आई विल टेल। यहाँ पर बस ध्यान रखना, अगर 2 रिविजन कर रहे हो तो आफ्टर फर्स्ट रिविजन यू शुड अपीयर फॉर मॉक, और अगर 3 रिविजन कर रहे हो तो आफ्टर सेकेंड रिविजन। किसी में अगर हो गया है पहले ही रिविजन में पूरी तैयारी हो रही है, ट्राई करके देख सकते हो। मॉक लेकिन देना ज़रूरी होता है। अब जैसे मैं बता रही हूँ कि 2 रिविजन कर रहे हैं, पहले रिविजन के बाद मॉक देना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अगला रिविजन करोगे ना, तब समझेगा कि ओके मुझे ये चीज़ों पे काम करना है। आखिरी में मॉक पेपर दे रहे हो, उसके बाद गलती सुधारने का टाइम मिला क्या, गलतियाँ पता चल गई, अब क्या मज़ा करेंगे उसका। गलती सुधारने के बाद मौका भी तो मिलना चाहिए ना उसको ठीक करने का, तो वो मौका मिलेगा अगले रिविजन में। इसलिए फाइनल रिविजन से पहले आपका मॉक
हो जाना चाहिए। क्यों करना है ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। बफर टाइम क्या होता है, आपने पूरा पैक टू पैक शेड्यूल बनाया, 40 दिन बचे हैं, 40 दिन में ये करना है, बीच में दिवाली की छुट्टी ही नहीं रखी, बीच में ठंड आ रही है, तबीयत खराब के लिए टाइम ही नहीं रखा, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, पॉसिबल है, होगा ही होगा। दिवाली का चलो एक दिन का गैप रखा, अगले दिन पढ़ने का बिल्कुल वैसा ही फ्लो बन पाएगा, 12 घंटे पढ़ पाओगे? सो ये बफर टाइम जो आपको पता है कि ये टाइम मेरा जाने ही वाला है, वो पहले से ही अपने शेड्यूल में कंसिडर करो ना, उसके हिसाब से शेड्यूल बनाओ। वरना क्या होता है, इम्प्रैक्टिकल शेड्यूल बनाया, वो फॉलो नहीं हुआ, सामने ही पता चल रहा था वो फॉलो नहीं होगा। तो जो चीज़ें पता है कि ये तो होने ही वाली हैं, एक आध दिन रखो कि तबीयत खराब हो सकती है, पैनिक हो सकता है, जिस दिन एडमिट कार्ड आता है कुछ नहीं होता है उस दिन, पर सब में ऐसे हवा फैल जाती है, एडमिट कार्ड आ गया, एडमिट कार्ड आ गया, क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है, एडमिट कार्ड आया है, पर उस दिन भी थोड़ा सा ऐसे सबसे फिर बात करेंगे, एडमिट कार्ड आ गया है, थोड़ा सा पैनिक होगा, कितना प्रिपरेशन हुआ है, कुछ घंटी बज जाती है उस दिन। तो ऐसे सिचुएशंस होते हैं, ठंड आ रही है, तबीयत खराब हो सकती है, उस दिन हो सकता है कुछ घंटे ना पढ़ पाओ। हैव बफर टाइम। अगर आपने डिसाइड किया है 15 दिन में ये टारगेट अचीव करना है, 16वें दिन से नया टारगेट मत रखो, 17वें दिन से रखो, 17th डे से, जो भी बोलते हैं उसको, 16th डे कीप इट एज बफर। बीच में कुछ भी हो सकता है, टाइम टेबल आगे पीछे होगा ही होगा, है ना। सो बफर टाइम रखना ज़रूरी होता है अपने टाइम टेबल में, ठीक है। इसके बाद रूटीन में पढ़ना ज़रूरी है क्या? क्वेश्चंस मैं लास्ट में लूँगी पक्का, ठीक है। रूटीन में पढ़ना यानी कि एक सेट रूटीन होना ज़रूरी है क्या? जैसे मैंने बताया कि इतने इतने घंटे पढ़ना चाहिए, सुबह वही टाइम पे उठना ज़रूरी है क्या? यस, बॉडी को वो आदत देनी होती है। आप जो दोपहर में पढ़ेंगे ना, उस वक्त दिमाग एक्टिव रहेगा। दोपहर में आपकी एग्ज़ाम भी है, 2 बजे एग्ज़ाम है, जून में तो बाद में एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके लिए अपन वापस डिस्कस करेंगे। बट उस वक्त भी अगर जून में भी है तो 9 बजे 10 बजे आप पढ़ने बैठ रहे हो और दोपहर में भी पढ़ने बैठ रहे हो, तो इसका मतलब आप अपने बॉडी को वो हैबिट दे रहे हो कि अपन को दोपहर में एक्टिव रहना है, बहुत ज़रूरी है। दोपहर में अगर सोने की आदत है, ट्राई करके देख लो, दिसंबर में जब एग्ज़ाम में फटी में भी नींद आ रही होगी, क्योंकि बॉडी को वो आदत है। बॉडी को नहीं समझ रहे हैं ना कि एग्ज़ाम है, उसको तो नींद की आदत है। इसलिए एक रूटीन होना बहुत ज़रूरी, और वो रूटीन अभी ही बना सकते हैं। मैं नहीं बोल रही 6 महीने पहले से रूटीन बनाना चाहिए, अभी इज़ द राइट टाइम टू मेक योर रूटीन कि मुझे कितने देर पढ़ना है और कब क्या करना है। टेंटेटिव होगा, रोज़ एग्जैक्टली वो हो ज़रूरी नहीं, घर वालों के साथ रहते तो और पॉसिबल नहीं होता है, बट हैव अ रूटीन, ट्राई योर बेस्ट टू हैव दैट रूटीन एंड टू फॉलो इट, ठीक है। इजी जैसे पढ़ा रही हूँ मैं, ओके। नेक्स्ट, ब्रॉड टाइमलाइंस जिनकी मैं बात कर रही थी कि अगर 2 रिवीजन करना चाहिए या 3, कितने रिवीजन करने चाहिए? 2, 3, 4, 5, कोई 6 वाले हैं, 10 वाले हैं, तो पहले बता दो मुझे, इंटरव्यू लूँगी मैं। कितने रिवीजन करने चाहिए? 3। क्यों? तो मेरा आंसर होता था क्योंकि सीनियर्स बोलते हैं। कितने रिवीजन होने चाहिए बताओ? इतने लोग हैं, जवाब नहीं दे रहा है कोई। कितने रिवीजन्स होने चाहिए? एटलीस्ट 3, ओके। 3, क्यों 3? चलो 4, ओके। I want different answers, no? So if you have different answer, welcome. 2, very good. हाँ, बस मैं वेट कर रही हूँ, कोई तो बोल दे। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन, कितनी प्रिपरेशन आपकी हुई है, कितने बार पढ़ के आपको समझ में आता है। स्कूल में इतना ध्यान देते थे क्या कि कितने रिवीजन हो रहे हैं? 2, 3, तभी भी पास होके आए ना अपन। पेपर दिया सबने, उस टाइम तो लिखा ही था, CA-CET वाला नहीं था ना, सबने लिखा है, पेपर दिया है। अभी भी इफ़ यू सी, डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, येस एग्जैक्टली, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। टेंटेटिव अप्रॉक्सीमेटली या 2 या 3। अगर मैं मेरी बात करूँ या कोई भी रैंकर का इंटरव्यू सुनोगे, कोई भी जो पास हुआ है उससे जाके पूछोगे कितने रिविजन्स, 3, वो मोस्टली मेजॉरिटी केसेस में 3 बोला जाता है। कुछ केसेस में 3 पॉसिबल नहीं होता है। अभी आपकी क्या प्रिपरेशन है? अगर आपका ऑलरेडी 1 रिवीजन हो चुका है ना, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, और आपका 1 रिवीजन हो चुका है, आपके टोटल में 4 रिवीजन हो जाएंगे।
इतना आई बिलीव, क्योंकि आपका एक रिवीजन हो चुका है। पर अगर कोई है जिसके अभी लेक्चर्स हुए हैं, अभी एक बार पढ़ के ख़त्म हुआ है, खुद से समझना ख़त्म हुआ है, तो आपके 3 रिविजन्स हो सकते हैं। और अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके लेक्चर्स भी बाकी हैं, तो उसके 2 रिविजन होने चाहिए। तो इट डिपेंड्स कि आपका अभी क्या स्टेटस चल रहा है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन का, आप कौन से जगह पर अभी स्टैंड कर रहे हैं। सो टेंटेटिव 2 से 3 रिविजन्स होने चाहिए। अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके लिए कुछ व्हाट डू कॉल फॉर्मूला होता है। एग्जैक्टली अगेन पर्सनलाइज्ड बेसिस पे पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है। कैलकुलेशन इसका कैसे कर सकते हैं, दैट आई विल टेल यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर डूइंग 3 रिविजन्स, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ। 3 की बात करूंगी फिर 2 की बात करूंगी, ठीक है। सो पहले 3, मेजॉरिटी 3 बोल रहे हैं, 3 की बात करते हैं। कितना टाइम लगना चाहिए, जो आपका लास्ट रिवीजन होगा उससे काउंट करो कि आपका रिवीजन पूरा कब खत्म होना चाहिए। यानी कि आपका लास्ट रिवीजन कितने दिन का होगा उससे स्टार्ट करोगे। इट शुड बी डन विद इन हाउ मेनी डेज। आखिरी रिवीजन 4 सब्जेक्ट मान के चलो, कितने दिन में हो जाना चाहिए लास्ट रिवीजन? 4-5 दिन में, क्या बात है, तालियां तालियां तालियां, यस 10-15। अरे सब चलेगा, बस जवाब होना चाहिए। आई वेलकम ऑल काइंड ऑफ आंसर्स। चलो मैं बताऊं, 6 डेज 1 वीक, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। अभी सुनो, 3rd रिवीजन यानी कि फाइनल रिवीजन जो आपका होगा, आपके एग्जाम में जितना गैप मिल रहा है ना, उसके जितना या मैक्स 1.25 जितना आप कैलकुलेट करोगे। मैम कैलकुलेशन सिखा रही हो, यस। सो आपका जितना एग्ज़ाम में गैप मिल रहा है उसके हिसाब से आपकी लास्ट प्रिपरेशन होनी चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि मान लो आपके 4 सब्जेक्ट्स ही थे, या मान लो किसी इंसान के एग्जामिशन थे, 3 ही सब्जेक्ट उसको करना था। अभी हो क्या रहा है, वो दिसंबर में 5-6 दिन में एक सब्जेक्ट कर रहा है। 18 दिन थे उसके पास, 6-6 दिन में उसने एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया। एग्जाम के टाइम उसे मिला सिर्फ 2 दिन। जो चीज़ आप 6 महीने में आपकी आदत है, आप 2 दिन में उसको कैसे कवर करोगे? इसलिए ज़रूरी है जो आपका एग्जाम से पहले वाला रिवीजन होगा। ये जो 3 और 2 मैं बोल रही हूँ, ये एग्जाम के प्रीवियस डे वाला मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, वो एडिशनल है। अगर आप 3 रिवीजन पहले कर रहे हो, 4था रिवीजन एग्जाम में होगा, 2 रिवीजन कर रहे हो, 3रा रिवीजन एग्जाम में होगा। जितना गैप एग्जाम में मिल रहा है अपन को ट्राई करना है उतने ही टाइम में अपन पहले कवर कर लें। अब एग्जाम के टाइम वो घंटे नहीं गिनेंगे, 1 डे मान के चलो, बोथ ग्रुप कर रहे हैं तो 1 दिन मिलता है, सिर्फ एक एग्जाम के लिए 2 दिन मिलते हैं। और अगर एक ग्रुप दे रहे हैं तो 2-2 दिन मिलते हैं, मतलब जिस दिन एग्जाम दिया उसका आधा दिन और अगले एग्जाम का आधा दिन मिला के 2 दिन वैसे मिलते हैं। तो जितना आपको एग्जाम का गैप मिल रहा है ना, आपको ट्राई करना है उतने में ही आपका रिवीजन हो जाए। एग्जैक्टली वो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि एग्जाम प्रेशर में जल्दी करते हैं, इसलिए थोड़ा सा बफर रखेंगे अपन। 1.25 टाइम्स यू हैव टू ट्राई। इसमें भी जब आप शेड्यूल बनाओगे ना, ये पूरा शेड्यूल बफर रखना, क्योंकि एग्जैक्टली इस टाइमलाइन से नहीं चल सकते हैं, ह्यूमंस है। तो जब भी ये भी बनाओगे बफर टाइम रखना ज़रूरी है। सो फाइनल रिवीजन एग्जाम गैप से 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे आप, उतना होना चाहिए। डेज से मल्टीप्लाई करोगे, आवर्स से नहीं, ठीक है, उतने दिन। इसके अलावा सेकेंड रिवीजन जो होगा, ये जो 3rd रिवीजन है इसका 1.5, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता ही लगता है सेकेंड रिवीजन और फर्स्ट रिवीजन में, तो 3rd का 1.5 गुना। मान लो आपके एग्ज़ाम है, एक ग्रुप का एग्ज़ाम है, टोटल मिला के 8 दिन का गैप मिलता है, हर एग्जाम में 2-2 दिन का गैप मिलता है, मान के चलते हैं टेंटेटिव 8 दिन का गैप मिलता है आपको। आखिरी रिवीजन 8 × 1.25, 10 दिन में आपके रिवीजन लास्ट वाले हो जाने चाहिए। 10 डेज यू हैव, ठीक है, 4 सब्जेक्ट 10 डेज इनफ है। उससे पहले वाला जो रिवीजन होगा 10 डेज का 1.5 गुना, यानी कि 15 दिन में आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। और आज से जितना टाइम बचा है, या आपके लेक्चर्स खत्म होने से, जो भी आपकी पढ़ाई है वो खत्म होने से जितना टाइम बचा है, उतने दिन में आपका फर्स्ट रिवीजन होगा। यानी कि इसके लिए कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं है। अभी से जितना टाइम बच रहा है उल्टा कैलकुलेशन करोगे, उसके बाद जितना टाइम बच रहा है 10 दिन 3rd रिवीजन के और सेकेंड रिवीजन के टेंटेटिव 15 दिन, 25 दिन, 2 दिन बफर मान लो दोनों में, 27 दिन। 21 से पेपर हो रहा है, 27 दिन उससे पहले, यानी कि लगभग 20 नवंबर 25 नवंबर के बीच आपका फर्स्ट रिवीजन खत्म हो जाना चाहिए, तभी आप सेकेंड और थर्ड कर पाओगे। अगेन ये कुछ लोगों के लिए प्रैक्टिकल नहीं होता है।
मैंने भी जब प्रोफेशनल का मुझे एग्ज़ाम देना था 3 रिवीजन मैं सोच के गई थी, रैंक लाना है, 3 रिवीजन तो लगते हैं, सब बोलते हैं 3 रिवीजन लगता है। 3 रिवीजन का इतना प्रेशर था, मैं कर ही नहीं पा रही थी क्योंकि 9 सब्जेक्ट्स थे, नहीं हो पा रहा था। ऑफकोर्स मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, जितना मेरी बॉडी अलाउ करेगी उतना ही पढ़ सकती हूँ। कुछ सब्जेक्ट्स का 2 रिवीजन करके जाना पड़ा था। पास हुई, यस, रैंक आया, यस, 2 रिवीजन में आया, यस। सो ऐसा नहीं है कि 3 रिवीजन के लिए पुश ही करना है, कुछ लोग 2 रिवीजन में भी पास हो जाते हैं, रैंक ले आते हैं। यू हैव टू टारगेट 3। नहीं हो रहा है, सारे सब्जेक्ट्स का 2 मत करो ना, कुछ का 3 करो, कुछ का 2 करो, ऐसे कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो। तो अगर 2 रिवीजन कर रहे हैं, 2 रिवीजन में योर सेकेंड रिवीजन शुड बी एग्जाम गैप से ही कैलकुलेट करोगे क्योंकि वो आपका आखिरी रिवीजन होगा। एग्जाम गैप से अराउंड 1.25 या 2 टाइम्स, क्योंकि जो इंसान 2 रिवीजन कर रहा है हो सकता है उसे ज़्यादा ही टाइम लग रहा हो, तो 1.5 से 2 गुना तक का आपको टाइम लग सकता है। और उससे पहला जो पहला रिवीजन होगा, जितने दिन अभी बच रहे हैं उतने दिन, ठीक है? यस, ओके। बहुत फास्ट हो रहा है, समझ आ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है या ठीक लग रहा है? चल बहुत बढ़िया। तो 2 या 3 रिविजन्स, ओके। नेक्स्ट, ये किसी का सवाल था, हाउ टू प्रिपेयर वीकली रिविजन प्लान्स। हर हफ्ते हमें क्या टारगेट बनाना है? 40 दिन का सोच लिया टारगेट करना है, 40 दिन में 3 रिविजन करने हैं, 2 रिविजन करने हैं। कैसे करेंगे? वीकली प्लान्स कैसे बनाना है, उसके लिए डिपेंड करता है आपका रिविजन प्लान क्या है, यानी कि कितने दिन में आपको क्या टारगेट अचीव करना है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि इस हफ्ते मुझे क्या करना है। अगेन, जो हफ्ते भर का प्लान होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका बेस प्लान है ना, उसको आप डिवाइड करोगे वीक्स में। टेंटेटिव, एकदम टेंटेटिव, कि मेरा 25%, मान लो 4 हफ्ते बाकी हैं, 25%, 25%, 25%, 25%, 2 हफ्ते बाकी है, 50%, 50%, ऐसे कवर होना चाहिए। तो वो आप टेंटेटिव बस परसेंटेज वाइज या नंबर ऑफ चैप्टर वाइज आप डिवाइड करते हो। उसके बाद जो वीकली प्लान्स बनाते हो ना, याद रखना ये हर हफ्ते अपडेट करना होता है। कोई भी प्लान बना के एग्ज़ाम तक आई विल स्टिक टू इट, ऐसी कसम मत खाना, कसम टूटेगी ही, क्योंकि अगेन ह्यूमंस चीज़ें चेंज होती ही होती हैं। यूड नेवर नो, आपने एक हफ्ते पढ़ा और समझ आया कि ओह मैं इससे ज़्यादा स्पीड में पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, या ओह मुझे और टाइम लग रहा है, चीज़ें कम करनी पड़ेंगी क्योंकि टू डू लिस्ट में इतना सारा लिखा और कभी अचीव नहीं हो रहा है। तो अगला टू डू लिस्ट कम चीज़ों का ही बनाओ ना। अगर 7 चीज़ें नहीं हो रही, 5 चीज़ें हो रही हैं, 5 का या 6 का ही बनाओ, 7 का बनाओ ही मत, देख के दुख होता है। सो उस हिसाब से यू हैव टू अपडेट योर प्लान एंड यू शुड ऑलवेज हैव द बफर जिसकी हम बात कर रहे हैं। वीकली में भी अगेन दिन भर का बफर नहीं हो सकता, कुछ घंटे के लिए अगर आप एकदम ऐसे कट टू कट बना रहे हैं तो उसमें भी कुछ बफर रखो कि मुझे कहीं ना कहीं टाइम लग सकता है। और कभी भी ध्यान रखना, जो प्लान बना रहे हो ना, उसमें अगर डिसाइड किया है कि इस हफ्ते ये 2 सब्जेक्ट्स करने हैं, एक सब्जेक्ट सुबह करते हो, एक सब्जेक्ट शाम में करते हो। कभी ऐसा हो सकता है सुबह वो करते करते बोर हो गए, या फिर सुबह का कर लिया, शाम को दूसरा सब्जेक्ट जब चेंज किया तब वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, सुबह वाले सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा था। यू कैन स्विच दैट, इट इज़ योर प्लान, यू कैन चेंज। आपको बस जो एंड टारगेट है ना इस हफ्ते में वो अचीव करना है, यानी कि आज के दिन दोनों को बराबर पढ़ने के बजाय आज एक सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा फ्लो बना है, उसको ज़्यादा कवर कर लो, अगले दिन दूसरे सब्जेक्ट को ज़्यादा कवर कर लेना। यू कैन स्विच सब्जेक्ट्स, आपका पेपर है, आपका प्लान है, आपका एग्ज़ाम है, यू कैन स्विच सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। किसमें इंटरेस्ट आ रहा है कंटिन्यू करो, उसी को पढ़ो, पर जल्दी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आराम से पढ़ रहे हैं। और अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है चेंज इट, प्लान में लिखा था कल कर लेना, उसके बजाय जो कल करने वाले थे वो आज कर लो। यू कैन स्विच द सब्जेक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक जो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, ट्रैक टाइम एज पर योर टाइम टेबल। 2 चीज़ें होती हैं, एक टाइम टेबल बनाना, एक टाइम ट्रैक करना। टाइम टेबल पहले से सोच लिया क्या करना है, टाइम ट्रैकिंग क्या किया वो देखना है। टाइम टेबल इट इज़ एज गुड एज एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, और टाइम ट्रैकिंग इज़ एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, बेंचमार्क सेट करते हैं, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस वर्सेस एक्चुअल परफॉर्मेंस। टाइम ट्रैकिंग भी ज़रूरी होता है। शुरुआत में कुछ दिन टाइम ट्रैकिंग करके देखो, आपको समझ आएगा आपका कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप किस चीज़ में अगर ब्रेक ले रहे हो तो कब आपका ब्रेक बहुत लंबा जा रहा है,
क्या हो रहा है, आप टाइम ट्रैकिंग करोगे, यानी कि वो होने के बाद नोट डाउन करोगे, तब समझेगा कि टाइम कहाँ जा रहा है, कहाँ चीज़ें चेंज कर सकते हो सकता है कहीं पर ब्रेक लंबा लग रहा है, वहाँ पर शॉर्ट कर दो। सो यू हैव टू ट्रैक द टाइम, टाइम टेबल बनाना चाहिए, टाइम ट्रैक भी करना चाहिए। पूरे 40 दिन के लिए नहीं बोल रही हूँ, शुरुआत में करके देखो, आपको समझेगा कि कहाँ यू वांट टू इम्प्रूव। सो टाइम ट्रैकिंग वो हो गया, उसके बाद आपको लिखना होता है कि क्या किया था इस दौरान और क्या सोचा था, उसके बेसिस पे आपके आगे के प्लान्स बनेंगे और उसके हिसाब से यू विल अपडेट योर नेक्स्ट वीक्स प्लान। ठीक है, बढ़िया। पानी पी लूँ मैं? थैंक यू। चलो चलो, पानी पी लिया मैंने। हाँ, आराम से आराम से आराम से, कोई जल्दी नहीं है अपन को। चल, इसके बाद ये भी कुछ लोगों के सवाल थे, थ्योरी और न्यूमेरिकल्स कैसे दोनों को कैसे कंप्लीट करें। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, दोनों लेवल पे है। प्रोफेशनल में जो भी अभी बच्चे होंगे वो ऑफकोर्स ओल्ड सिलेबस वाले होंगे, दिसंबर में उनका ही एग्ज़ाम है। न्यू में, एग्जीक्यूटिव में, ओल्ड में, दोनों में प्रैक्टिकल है, दोनों ग्रुप्स में प्रैक्टिकल है। न्यू में नहीं है, न्यू में अच्छा टैक्स है ही, मतलब प्रैक्टिकल सबके है ही है ना। सो जिनके भी प्रैक्टिकल है, प्रॉब्लम क्या आती है कि उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल कैसे करें, या फिर जैसे प्रोफेशनल में ड्राफ्टिंग का सब्जेक्ट है, उसमें थ्योरी और ड्राफ्ट्स कैसे करें साथ में। सो वो एक स्टूडेंट का सवाल था, आई एम नॉट श्योर इफ़ यू आर देयर और नॉट। सो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए करनी होती है, जैसे टैक्स की थ्योरी है, मान लो अब टैक्स के क्वेश्चन ही सॉल्व करते रह जाते हैं। थ्योरी की है कितनी की थ्योरी, CMA FM की, GST का किया, ऑडिटी का, इनकम टैक्स का। बहुत बढ़िया क्लासेस में हो आप लोग। मेरे सिचुएशन में ऐसा हुआ था, प्रैक्टिकल पे प्रैक्टिकल करवाया उन्होंने और थ्योरी नहीं आती उन्होंने बोला, और पेपर देखे तो ओह ओ ओ ओ सच्ची में ये हुआ था। बट यस, आप लोगों को करवाया है शायद, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों करवाया, तो चले। सो जिसका भी सवाल था आई विल डेफिनेटली आंसर। पहली चीज़ ना, यू हैव टू कनेक्ट द थ्योरी विद प्रैक्टिकल। थ्योरी इसमें अलग से नहीं माना जाता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कि अलग है थ्योरी, जो आप सॉल्व कर रहे हो ना उसी से रिलेटेड थ्योरी होती है। उसका बैकग्राउंड देंगे, उससे रिलेटेड आपको कोई चीज़ बताएंगे, बट उससे रिलेटेड ही होता है। तो इसके लिए यू हैव टू कनेक्ट द थ्योरी विद योर प्रैक्टिकल, एंड इसके लिए ज़रूरी है कि आप वो साथ साथ पढ़ें। यानी कि जब उस टॉपिक के क्वेश्चंस कर रहे हो प्रैक्टिकल वाले, थ्योरी भी उसी वक्त कर लो। अगर उसको डेफर किया ना कि उसको बाद में करेंगे, एक बार प्रैक्टिकल हो जाए उसके बाद सब करेंगे, नहीं होता है। जैसे जो बच्चे बोलते हैं एक बार पूरा नोट से हो जाए उसके बाद मॉड्यूल पढ़ ले, नहीं पढ़ पाते हैं। सो जो चीज़ करनी है उसी वक्त करनी होगी। अगर थ्योरी करना है तो उसी वक्त करना होगा। अगर बहुत वास्ट सिलेबस है, सारे सब्जेक्ट सारे चैप्टर्स के थ्योरी नहीं कर सकते हो, सेलेक्टिव चैप्टर्स के थ्योरी करो। पास्ट पेपर उठाओ, देखो किससे थ्योरी पूछी है वही करो। टैक्स में, प्रोफेशनल में 1000 पेजेस का मॉड्यूल है, 1000 पेजेस की थ्योरी कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में यू विल सी कि किससे थ्योरी ज़्यादा पूछी जाती है, वो टॉपिक्स आपको करने हैं, वो चैप्टर्स आपको करने होते हैं। बाकी को अगर एक बार बस देख लिया या फिर नॉर्मल उसका कोई मैराथन देख लिया या फिर उसको स्किप भी किया, कुछ केसेस में, एक्सट्रीम केसेस में स्किप भी किया तो भी चलता है। दिस इज़ रिकमेंडेड। कोई इसको रिकॉर्ड करके मत बोलना कि ये ऐसे बताती है, ठीक है। इसके अलावा थ्योरी मैंने बता दी कि जिससे आता है वो आपको चेक करना है और साथ साथ में आपको करना होगा। एंड जो चैप्टर्स आपको लग रहे हैं कि इसके थ्योरी बहुत ही ज़्यादा है या फिर आप सोच रहे हैं कि नहीं पढ़ना है, उसका ना बेसिक कॉन्सेप्ट देख के जाओ। हाई चांसेस उससे जब क्वेश्चन आएगा आप बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ तो लिख के आओगे। आपको 5 में से 0 के बजाय अगर 2 मिल रहा है, बुरा है क्या? क्योंकि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट किया। वो टॉपिक के बारे में आपको नहीं पता कि ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट कब हुआ था, ये नहीं पता है।
किस टॉपिक से रिलेटेड है, कौन से टैक्स से रिलेटेड है, ये तो पता होगा ना आपको, कुछ तो लिख के आ पाओगे, उससे समझ आता है कि आपने कुछ तो पढ़ा है। तो अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आप सोच रहे हो कि ये चैप्टर पूरा ही नहीं पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसके करके जाओ, वो चैप्टर देख के जाओ किस बारे में है, ताकि कुछ तो लिख के आ सकते हो। वो वर्ड आपको मीनिंग याद नहीं आ रहा पर कहाँ पढ़ा है, वो चैप्टर के बारे में लिख लो ना कि इस टॉपिक से रिलेटेड ये वर्ड है, उतना भी लिखा तो कुछ मार्क्स मिलते ही हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ पर होता है थ्योरी में वही चीज़ें हैं, जहाँ पर भी आप रीड कर रहे हो, मान लो प्रैक्टिकल के लिए कोई चीज़ रीड कर रहे हो, तो वहाँ पर वो चीज़ें हाईलाइट करते जाओ या फिर स्टिकीज़ में नोट डाउन करते जाओ, शॉर्ट में, बिल्कुल चार्ट्स वगैरह बनाते हैं वैसे। हाँ, कई बार प्रैक्टिकल्स जैसे होते हैं उनके थ्योरी पूछे जाते हैं, तो वो आपने जो कैलकुलेशन सीखा है उसको भी थ्योरी फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट करते हैं टैक्स में, अब इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्वेश्चन सॉल्व किए, मान लो थ्योरी नहीं किया, पर आप ये तो लिख सकते हो ना कौन सा ब्लॉक्ड है, आपने प्रैक्टिकल के लिए पढ़ा है उसको थ्योरी में लिख सकते हो सेंटेंस फॉर्म करके, हो गया वो। तो थ्योरी का अलग से लोड नहीं लेना कि ओ इट इज़ तो सेपरेट टॉपिक ऑफ दिस सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही थ्योरी होती है और मेजॉरिटी प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही पूछा जाता है। कुछ प्योर थ्योरेटिकल होते हैं उसमें आप गेस नहीं कर सकते कि कहाँ से आएगा, पर प्रैक्टिकल से रिलेटेड आता है ना तो वी शुड बी एबल टू राइट, ठीक है। और एक इंसान का सवाल था, लीगल टर्मिनोलॉजीज जो हैं लॉ में, जिगल में, कंपनी लॉ में कैसे याद करें, कैसे याद करते हो? इंटरप्रिटेशन और वो सोर्सेस ऑफ लॉ, मुझे आज तक याद है सोर्सेस ऑफ लॉ, भाई साहब सी दिस इज व्हाट हैपेंस, यस। कैसे करते हो? सी मेरे आइडियाज तो हैं, बाकी लोगों के भी आइडियाज हो सकते हैं ना, किसी दूसरे के काम आ जाए। एब्रीविएशंस, नेमोनिक्स वगैरह से, यस नेमोनिक्स भी हम डिस्कस करेंगे आगे। और सो एक तो होता है मेमोरी टेक्निक्स अपनी अपनी, ये अगेन कस्टमाइज्ड होती हैं, मेमोरी टेक्निक्स, नेमोनिक्स। और कभी भी जो भी लॉ आप पढ़ रहे हो ना, एक तो मैं उसका भी जवाब दूंगी कि पूरा स्किप करने के बजाय क्या कर सकते हैं, इसके अलावा जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना उसको अपने लैंग्वेज में पहले समझना होता है, रटने के बजाय, सेंटेंस फ्रेम करने के बजाय सेंटेंस याद नहीं करना है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट याद करना है। अगर उसके लिए आपके पास ज़्यादा टाइम है उसके बारे में पढ़ो, थोड़ा सा रीड करो, उससे क्या होगा ना, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, कुछ चीज़ें आपको याद रहेंगी तो आप कनेक्ट कर पाओगे उस चीज़ से। कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। लॉ में प्रॉब्लम ये होती है बच्चा उससे कनेक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि प्रैक्टिकली अप्लाई ही नहीं किया। प्रैक्टिकली अप्लाई करने का वेट थोड़ी ना करोगे तुम, तो उसके लिए ज़रूरी है अभी आप कनेक्ट करो बाय रीडिंग इट, बाय अंडरस्टैंडिंग इट, दैट इज़ द प्राइमरी थिंग दैट यू डू। एंड ऑफ कोर्स मेमोरी टेक्निक्स जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ लगा सकते हैं। राइट एंड री राइट, लिख के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो, देख के लिखो। कोई वर्ड्स ऐसे हैं पर्टिकुलर जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं, जैसे निमोनिक्स का पहले स्पेलिंग याद नहीं होता था किसी को, तो उसको लिखना, हमने क्लास में भी कुछ वर्ड्स लिखे हैं, नेम्स एंड एम्बलेम्स एक्ट, तो ऐसे लिख लिख के पढ़ो। जो चीज़ें, जो टॉपिक्स लग रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट है, इससे एग्ज़ाम में आता है पर मुझे नहीं आ रहा है ये, उन टॉपिक्स को लिख लिख के पढ़ो, तभी याद रहेगा। यू ऑल नो लिखना और दिमाग का कनेक्शन होता है। सो चीज़ें लिख लिख के पढ़ो। सारे पॉसिबल है क्या? नहीं, जहाँ पर डिफ़िकल्ट लगता है वहाँ पर लिख लिख के पढ़ना चाहिए। एंड सबसे पहले इसमें होता है लर्न इन योर लैंग्वेज, लर्न इन योर लैंग्वेज देन इंग्लिश। पहले खुद के लैंग्वेज में समझ लो, उसके लिए जैसे मैं भी यही चीज़ अप्लाई करती थी, पहले मैं समझती थी कि वो टॉपिक क्या है, आई वुड इमेजिन दैट सिनेरियो, दैट सिचुएशन, एंड देन आई विल लर्न इट इन इंग्लिश। क्योंकि अपने लैंग्वेज में पहले समझ आती है चीज़ें, उसको फिर आप इंटरप्रेट कर सकते हो और उस वक्त देख सकते हो कि वहाँ पर कीवर्ड क्या यूज़ किया हुआ है। उस हिसाब से पढ़ोगे ना
तो वो चीज़ समझ आएंगी। और जो चीज़ें समझते हैं, एग्जाम में रटी हुई चीज़ें याद नहीं आएंगी एक बार के लिए, समझी हुई चीज़ें लोग एग्जाम्पल लिखते हैं। मैंने टेस्ट में देखा, जो एग्जाम्पल मैं बताती हूँ बुक में थी ही नहीं, उन्होंने वापस पढ़ा ही नहीं, लेकिन वो एग्जाम्पल्स वो लिख पा रहे थे क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें समझी थी, कनेक्ट कर पाए थे। इसलिए ज़रूरी है कि पहले अपने लैंग्वेज में समझो, उसके बाद इंग्लिश में उसे पढ़ो। और अगर कोई टॉपिक्स ऐसे हैं जो एकदम लग रहा है कि छोड़ के जाना है, नहीं हो पा रहा है, क्या करना होता है ना, उसके लिए चूज 5 to 6 सेंटेंसेस। जैसे मेरे लिए वो सोर्सेस ऑफ लॉ वाला चैप्टर था, एकदम क्या ही बोले उसके बारे में। तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू ना, यू हैव टू चूज कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, थियोरेटिकल ही होगा, ऐसा जो भी होगा थियोरेटिकल होगा, थियोरेटिकल से केस स्टडी आएगी नहीं, थियोरेटिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, सोर्सेस ऑफ लॉ से केस स्टडी थोड़ी ना आएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। सो उस केस में छोड़ने के बजाय सिर्फ उस टॉपिक के 5 से 6 सेंटेंसेस करो कि जो भी इस टॉपिक से सवाल आता है आई एम गोइंग टू आंसर दिस। वो 5 से 6 सेंटेंसेस आप 3 बार लिख के भी देख सकते हो। सिर्फ वो सेंटेंसेस डिसाइड करो कि यही पढ़ना है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। वो सेंटेंसेस याद किए, वही सेंटेंसेस एग्जैक्टली लिख के आ जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व, रादर देन स्किपिंग इट। 4 सेंटेंस कर लो, 6 सेंटेंस नहीं हो रहा है, पर करके आओ उसको, कुछ तो पढ़ के जाओ, ताकि एक बार लिखना शुरू किया ना, सुपर पावर्स आ जाते हैं, लिख लोगे उस वक्त आगे। अगर पढ़ के गए तभी होगा, पढ़ के ही नहीं गए तो क्या लिखोगे ना। इसलिए ज़रूरी है पढ़ के जाना है। तो कहीं ऐसे लग रहा है बहुत बड़ा टॉपिक है, नहीं हो पा रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ा जैसे 1 पेज का कोई टॉपिक है, ठीक है, मान लो एनी टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल एनी टॉपिक, कौन सा 21 वाला, उसमें थ्योरी कौन सी है ऐसे लंबी लंबी सी, मान लो चलो एनजीटी एक्ट है, ठीक है, एनजीटी एक्ट है और एनी एक्ट उसके बारे में है, ओके। इतने बड़े पेज पे एक टॉपिक दिया हुआ है, इतने बड़े पेज पे एक टॉपिक दिया हुआ है, एग्जाम में इतना बड़ा पेज लिख के आओगे, चांस ही नहीं है। एग्जाम में कितना लिखोगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर बुलेट पॉइंट्स में लिखा है 5 पॉइंट से ज़्यादा लिखना बोला जाता है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है 1-2 पॉइंट ज़्यादा लिखो। 6-7 पॉइंट्स लिखोगे, 6-7 पॉइंट से पढ़ के जाओ। जो टॉपिक्स है उसमें ब्रैकेट्स बना लो, कौन से टॉपिक्स करने हैं, ऐसे नहीं एकदम ही शुरुआत के साथ ले लिए। शुरुआत के कुछ लो, अगले पैराग्राफ में नई बात लिखी होगी, नई कोई 5-6 सेंटेंसेस उठाओ, उसी को वहीं पर मार्क करो, पेन से मार्क करना, वहीं पर मार्क करो, हाईलाइट करो, जो करना है करो, और सिर्फ अगले बार जब वो पढ़ रहे हो सिर्फ वही पॉइंट्स पढ़ने हैं, बाकी चीज़ों में दिमाग ही नहीं लगाना है। हो जाएंगे आपके टॉपिक्स रेडी, लिख के देख लो, अगर ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये हो गए डन। चलो, इसके अलावा मेरी तरफ से कुछ बातें, एक तो यही था कि स्किप करने के बजाय आपको कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ सेंटेंसेस सोचना चाहिए कि कौन सा पढ़ के जाना है, वो टिक करना, दिमाग में सोचा हुआ अगले बार ना देखोगे याद नहीं रहेगा, पूरे सब्जेक्ट पढ़ के वापस उसके पास आ रहे हो, नहीं याद रहेगा, मार्क कर लेना, याद से मार्क करना, अगले बार देखोगे तो मार्क करने से खुद पे विश्वास रहेगा कि ओके ये तो पढ़ा था मैंने, सो मार्क कर लेना वो चीज़। इसके अलावा आपको कुछ लिस्ट बनानी है। पहली लिस्ट जो होगी वो किस बारे में होगी, ऐसे टॉपिक्स, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट है एंड आई एम वीक इन इट। आपको पक्का पता होगा, आपको पढ़ाते वक्त बोला गया होगा ये ज़रूर पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है वो वीक हो आप उसमें। ऐसे टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ। होता क्या है, अपन इसको पोस्टपोन करते जाते हैं, इसको बाद में करेंगे, इसको बाद में करेंगे। वी बिलीव हमारा जो फ्यूचर सेल्फ है उसके पास अलग ही पावर्स हैं और उसके ऊपर सारी चीज़ें डाल देते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? जो आज है वही होंगे। इसीलिए वो टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ और नोटिस करना जो टॉपिक्स आप डिफर कर रहे हो ना कि इसको बाद में करेंगे, उसको बाद में करेंगे, ये वही टॉपिक्स होने वाले हैं। या तो ऐसे टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट है वो आप डिफर करते हो, या फिर ऐसे टॉपिक्स विच आर टेकिंग मोर टाइम, विच टेक्स मोर टाइम, जिनको करने में बहुत टाइम लगता है कि एक बार शुरू किया तो मेरा बहुत टाइम जाता है, आई डोंट वांट टू स्टार्ट इट। ऐसा होता है कुछ टॉपिक्स में, आई डोंट वांट टू स्टार्ट इट। तो ऐसे टॉपिक्स की भी एक लिस्ट बनानी है। क्यों? क्योंकि ये दिसंबर में ये याद आते कि ओ ये रह गया था, ये रहा नहीं था, ये हमने रखा था, उसको रखना नहीं है, इनको नवंबर में ही करना है।
कोई चीज़ अगर ज़्यादा टाइम ले रही है, यू वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम इन दिसंबर और नवंबर, अभी ज़्यादा टाइम है ना आपके पास, उस वक्त इतना टाइम होगा क्या लेंदी टॉपिक्स करने के लिए? इसलिए ये दोनों टॉपिक्स जिसमें वीक हो और जो लेंदी है, आपको पता है टाइम लगता है आपको वो टॉपिक करने में, वो नवंबर में ही एक बार क्लियर कर लो ताकि अगले बार सिर्फ रिवाइज करना हो। जो भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, किसी से पूछना था, कोई लेक्चर वापस देखना था, कुछ भी करना था, नवंबर में ही कर लो, डोंट वेट फॉर दिसंबर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसके अलावा डू एक्टिव लर्निंग। ये एक एग्जाम्पल मैंने सुना था और ये मेरे दिमाग में बिल्कुल चिपक गया है। एक क्लास में एक टीचर पढ़ा रहे हैं, मान लो 50 बच्चों को, सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन होगा? जो आंसर्स वगैरह दे रहा है। और बताओ उस क्लास में सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन होगा? जो फर्स्ट बेंच में बैठ रहे हैं। एग्जैक्टली, टीचर खुद। क्यों? क्योंकि वो 100% वहाँ पर इन्वॉल्व है, 100% दैट पर्सन इज देयर। वो होती है एक्टिव लर्निंग, जहाँ आप 100% इन्वॉल्व हो उस टॉपिक में। उसके लिए चाहिए तो टीच इट, दीवार को पढ़ाओ। मैंने बहुत बार ऐसे किया, दीवार को पढ़ाओ, वो याद रहता है। जो टॉपिक्स आपको याद नहीं रहेंगे वो मुझे याद रहेंगे। क्यों? क्योंकि मैं पूरी इन्वॉल्व थी वो पढ़ाते वक्त। इसलिए अगर वो टेक्निक समझ आती है वो टेक्निक करो। लिखना भी एक्टिव लर्निंग होता है, क्योंकि उस वक्त आप उसको समझ के लिख रहे हो। समराइज करना चीज़ों को, समराइज भी तभी करोगे ना जब उसको ध्यान से पढ़ा है। टीच इट, लिटरली टीच इट। अपने रूम में ही बैठ रहे हो ना, रोड में बैठ के थोड़े ना हम पढ़ रहे हैं रोड के बाजू में कि लोग देख के हंसेंगे। वी आर स्टडिंग, अपने रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, अपने तरीके से पढ़ सकते हैं। चल चल के पढ़ते हैं, कई लोग अपने अपने तरीके से पढ़ सकते हैं, जोर जोर से पढ़ सकते हैं। मैं ऐसे ऐसे पढ़ती थी, ऐसे मेरी आदत थी, आई डोंट नो। कुछ लोग ऐसे करते हैं, नोटिस करना, दे मूव। हाँ, वो पता नहीं क्यों होता है, मैं पढ़ूंगी उसके बारे में। बट अपना तरीका होता है, राइट? सो अपने तरीके से यू हैव टू फोकस। जब लग रहा है कि अरे मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा है, या तो ब्रेक ले लो उस वक्त के लिए, ज़्यादा लंबा टाइम का ब्रेक नहीं, ब्रेक ले लो, या फिर सब्जेक्ट चेंज कर लो, या फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्योंकि क्वेश्चंस देख के ना फिर दिमाग अलर्ट हो जाता है कि अरे ये कुछ नया आया, तो या तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जहाँ पर भी लग रहा है स्लो हो रहे हैं, डू समथिंग फॉर इट। उसी स्लो में नहीं जाना है अपन को, डू समथिंग फॉर इट। ठीक है, ब्रेक ज़रूर लेना, रेस्ट ज़रूर लेना, सोना ज़रूर प्लीज़। आई हैड फ्रेंड्स जो पूरी रात पढ़ते थे एग्ज़ाम में, और मेरा उनको देख के दिमाग ख़राब हो जाता था। लिटरली आई हैव सीन। और उसका एक ग्रुप था, तो एक ग्रुप में गैप मिलता है ना, और मेरे 2 ग्रुप थे, मैं फिर भी 6 घंटे सो रही हूँ। तो मुझे थोड़ा सा ऐसे आ रहा था कि ओके, कौन गलत जा रहा है। अपना अपना तरीका होता है, बट अंडरस्टैंड, जो मैंने बताया, आपके बॉडी को भी रीस्टार्ट की ज़रूरत है, रिचार्ज की ज़रूरत है। टेक इनफ ब्रेक्स, टेक इनफ स्लीप, टेक इनफ रेस्ट। आराम करो। आराम के टाइम में फ़ोन चला रहे हैं, या आराम के टाइम में अगर पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं ना, वो आराम नहीं होता है। अगर आराम कर रहे, लेटे हुए और स्ट्रेस में हैं, रो रहे हैं, पढ़ाई नहीं हुई, वो आराम नहीं है। वो बस आपकी किताब खुली भी नहीं, आपका दिमाग किताबों में ही है, उसको रेस्ट नहीं बोलते हैं। जब रेस्ट ले रहे हो, घर से बाहर जाओ, किसी से बात कर लो, घर वालों से बात कर लो, बहुत प्यारे लोग होते हैं वो लोग, ट्राई करके देखो। डू समथिंग जहाँ पर आप थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाओ, एंड देन गेट बैक टू योर स्टडीज़ एंड डू स्लीप वेल। जितने की आदत है उतने घंटे, 6 to 8 आवर्स सोने चाहिए। एग्ज़ाम में भी 5 घंटा इज़ द लीस्ट। के अगर ऐसे हो गया कि नहीं हो पा रहा है, पढ़ना बहुत है, 5 घंटे से कम नहीं सोना है। जितना पढ़ के जाओगे वो तभी लिख पाओगे जब उतना सोए हो आप, वरना नहीं हो पाता है। वहाँ पर एकदम दिमाग थक चुका होता है। और आपके जब रेगुलर एग्ज़ाम होते हैं ना, फर्स्ट सेकेंड में तो अच्छा हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ के बाद बॉडी फिर अब उसको होता है कि अब नींद ले लो। तो इसलिए हमको वो शुरुआत से ही ध्यान रखना है, ताकि पहले का पेपर अच्छा किया, बाद का पेपर बिगाड़ेंगे, चलेगा क्या? पूरे ग्रुप में पास होना है ना। इसलिए यू हैव टू मेंटेन दैट, कि वो बराबर आप इनफ, यू आर टेकिंग ब्रेक्स, रेस्ट एंड स्लीप। इसके अलावा ये मैंने बता दिया कि प्रीवियस नाइट यू हैव टू सेट योर टारगेट्स। तो जो भी टारगेट सेट करना है उसके प्रीवियस नाइट में आपको करना होता है। लास्ट 2 चीज़ें,
हैव नो ज़ीरो डेज। कभी कभी ऐसे होगा एकदम ही नहीं हो पा रहा है, वाइब्स नहीं है, जो भी है, कुछ भी हो सकता है, तबीयत खराब है तो एक्सेप्शनल केसेस है वो। बाकी कुछ भी केसेस ऐसे हैं जहाँ पर बहुत डीमोटिवेट होते हैं। आई फॉर श्योर आई डोंट वांट कि आप लोगों के पास कभी भी ऐसा वो टाइम आए कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो, आप हमेशा मोटिवेटेड रहो, बट बीइंग ह्यूमन्स आई एम टेलिंग होता है ऐसा। मेरे साथ हुआ था, 21 को पेपर था, 18 को वो मेरा दिन था, 18 को मैं नहीं पढ़ पा रही थी और 21 से पेपर था। होता है ऐसा दिन, ह्यूमन्स हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड। हर एक स्टूडेंट का वो दिन आया था, आपका आज है, उसका हो चुका या होने वाला है, हर किसी का होता है। उस दिन भी आपको ट्राई करना है कि कुछ तो पढ़ लें। बहुत ज़्यादा खुद को पुश करने की ज़रूरत नहीं है, जितना बॉडी अलाउ कर रही है, जितना माइंड अलाउ कर रहा है उतना पढ़ो, बट ज़ीरो डे नहीं होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल नहीं पढ़ा, ये नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि रोज़ उतने ही घंटे पढ़ो, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है उस चीज़ के लिए हमने कुछ टाइम दिया था। रोज़ 5 घंटे देते हैं, आज 1 घंटा दिया, उसको भी कंसिस्टेंसी बोलते हैं, उसको भी कंसिस्टेंट अप्रोच बोलते हैं। So have no zero days and you will have that time. Of course I don't want, but होता है as humans कि कभी दिन लगेगा नहीं हो पा रहा है। Take time for yourself. उस दिन जितना हो रहा है उतना पढ़ो, और बाकी दूसरी चीज़ें अगेन फैमिली के साथ इन्वॉल्व हो सकते हो, अच्छे लोग हैं वो लोग, फ्रेंड से बातें कर लो। फ्रेंड से पढ़ाई की बातें मत करो कि मेरा ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, चिल कर लो, क्या करेंगे एग्ज़ाम के बाद, इस टाइप की बातें कर लो उनसे कि एग्ज़ाम के बाद ये करेंगे वो करेंगे ऐसा। एंड देन नेक्स्ट डे इट्स अ नेक्स्ट स्टार्ट, न्यू स्टार्ट। लास्ट 2 चीज़ें, हाँ न्यू स्टार्ट से याद आया, एक और पॉइंट कवर करती हूँ, उसके बाद वो लास्ट चीज़। रिमेंबर, इसको लिखना ना, छोड़ना नहीं इसको। रिमेंबर टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ ईच टाइम यू कंप्लीट अ टास्क। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमेजिन करो आप एक ऑफिस में हो, एम्प्लॉयर हो, और आपके यहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने आपको रिपोर्ट्स ला के दी, आपने थैंक यू बोला, रख दिया। अगले दिन फिर जल्दी रिपोर्ट्स ला के दी, थैंक यू बोला, रख दिया। अगले दिन फिर वो आए, बहुत अच्छा क्रिएटिव, बहुत सुंदर उन्होंने रिपोर्ट बनाया, आपने बस लिया, रख दिया। कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया उन्हें, कोई तारीफ नहीं की, कोई रिकॉग्निशन नहीं, कुछ नहीं। कुछ दिन के बाद वो इतने अच्छे से काम करना बंद कर देगा, राइट? कंसिडर योर सेल्फ लाइक दैट ओनली। अगर वो दूसरों के साथ नहीं करोगे तो खुद के साथ क्यों करना? हर बार अगर कोई टास्क आप कंप्लीट कर रहे हो, या फिर जो ऊपर वाले टॉपिक्स थे कि जिसको बहुत टाइम से डिफर कर रहे थे, वो कंप्लीट किया, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। टेक अ फ्यू सेकेंड्स, पार्टी करने नहीं बोल रही हूँ, टेक अ फ्यू सेकेंड्स एंड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। यू कैन क्लैप फॉर योर सेल्फ, यू कैन पुट अ पैट, आई किस माई सेल्फ, डू इट। Do anything that shows that you are proud of yourself. ताली बजा सकते हो, खुद को बोल सकते हो ग्रेट जॉब, खुद को लिख सकते हो वाओ वेरी गुड, डू इट ना। मार्क्स दे दो खुद को, कौन देख रहा है? 10 में 10 दे दो, 11 दे दो 10 में, कौन देख रहा है? आपकी आंखें देख रही हैं, उसको खुशी होगी। डू इट फॉर योर सेल्फ। सो डोंट फॉरगेट। इससे क्या होगा, आप आगे जो पढ़ रहे हो ना उसके लिए अपने आप मोटिवेशन मिलेगा। जो बच्चे बोलते हैं ना मोटिवेशन खत्म हो रहा है, मोटिवेशन बाहर से नहीं खुद से लाना होता है। ये भी सुना होगा, कैसे? सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच दे के नहीं, रिकॉग्नाइज करके भी कि मैंने ये अचीव किया है, मैंने जो सोचा था वो कंप्लीट किया है। सो डू थिंग्स लाइक दैट फॉर योर सेल्फ। डांस भी कर सकते हो बिल्कुल। सेलिब्रेट दीज स्मॉल थिंग्स। और एक लास्ट चीज, चलो नोट्स से बाद मैंने स्पेस रखा है, हाँ एक लास्ट चीज़। होता क्या है, कई बार सुबह हम सोच के रखते हैं, पहले दिन पढ़ा कि ये पढ़ना है, अगले दिन की शुरुआत की, और उस वक्त कुछ हुआ कि आप नहीं पढ़ पाए, घर का कुछ काम था, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, XYZ रीज़न, सुबह 2 घंटे नहीं पढ़ पाए, पूरा दिन खराब लगता है, पूरा दिन लगता है जो पढ़ा था, जो सोचा था वो हुआ ही नहीं, अब तो टारगेट अचीव ही नहीं होगा। मैंने इतने देर में 6 चीज़ें सोची थी, एक भी नहीं हुआ है, अब तो होगा ही नहीं। उस चक्कर में दूसरा भी नहीं हो पाता, तीसरा भी नहीं हो पाता। ले देखे, अगर आपके 6 चीज़ों में से जो टाइम गया वो एक चीज़ का गया, तो इसका मतलब ये नहीं 5 चीज़ें कंप्लीट कर लोगे, आप 2 कर पाओगे। क्यों? दुख में कि एक नहीं हुआ, उसका दुख 2nd, 3rd, 4th टास्क तक भी जाता है। शाम होते तक संभालते हैं कि जो बचा है वो कर लो, और शाम होते तक 2 टास्क के लिए टाइम बचता है।
इसलिए व्हाट आई यूज टू डू एंड व्हाट आई सजेस्ट, डिवाइड योर डे, डिवाइड योर डे। जैसे हमने 4 ब्रेक्स रखे, मान लो 2 ब्रेक्स के बाद जब आप शुरुआत कर रहे हो, कंसिडर इट अ न्यू स्टार्ट, नया शुरुआत मान के चलो कि जैसे आपने सुबह से पढ़ना शुरू किया, सुबह से दोपहर तक, फिर दोपहर के बाद शाम तक, ऐसे 2 कंसिडर करो। जो काम आप सुबह के लिए सोच रहे थे, अगर वो नहीं हो पाता है, अगर आप माइंडसेट लेके चलोगे कि पूरा दिन मेरा बर्बाद हो गया, पूरा दिन ही बर्बाद होगा। when you are going to study or going to start your next batch, next sitting in the afternoon, consider it a new day। अब से मेरे पास क्या टारगेट्स हैं, जो हो गया वो हो गया, अब से मेरे पास क्या टारगेट्स हैं वो आप सोच सकते हो कि अब मुझे क्या करना है। उसके लिए क्या होता है ना, उसके लिए कुछ रूटीन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल किसी ब्रेक के बाद, जैसे लंच के बाद आप मान सकते हो कि मेरा नया स्टार्ट है, या चाय के बाद मान सकते हो, अगर आप रात में लेट तक पढ़ रहे हो, जो शाम की चाय है उसके बाद मान सकते हो कि ये मेरा अब नया स्टार्ट है। आई हैव डन माई ब्रेकफास्ट नाउ एंड दिस इज अ न्यू डे फॉर मी। प्ले विद योर माइंड बिफोर इट स्टार्ट्स प्लेइंग विद यू। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड। जैसा आप सोचोगे पूरा दिन मानोगे खराब हो गया, पूरा दिन वो खराब करके बोले देगा, क्योंकि आपने उसको ऑर्डर दिया पूरे दिन खराब करने का। अगर आप सोचोगे मेरे दिन के 2 हिस्से हैं, पहला हिस्सा खराब होगा ना, दूसरा हिस्सा आपके ऊपर है, आप उसको नया मानोगे तो इट विल बी अ न्यू स्टार्ट। अगले दिन नई पढ़ाई होती है ना, क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं अगले दिन नई शुरुआत होगी। डू द न्यू शुरुआत ऑन द सेम डे, नो आफ्टर अ ब्रेक। अगर टाइम खराब हुआ ही है, थोड़ा और खराब करके घूम के आ जाओ और उसके बाद शुरू करो। मेक न्यू स्टार्ट इन द सेम डे। अगर लग रहा है कि आज का दिन मेरा बर्बाद होने वाला है, रुक जाओ, टेल योर माइंड कि पूरा दिन बर्बाद नहीं हो रहा है, अपन खराब कर सकते हैं। उसके लिए यू हैव टू चेंज एंड स्टार्ट न्यू। ठीक है, चलो यहाँ पर ज्ञान की बातें खत्म हुई। मैं बस कुछ मेरे नेमोनिक्स और मेमोरी टेक्निक्स बताऊंगी और आप लोगों के सवाल। बहुत बोलती हूँ मैं, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम चला गया है। चलो कोई बात नहीं। कुछ नेमोनिक्स जिन लोगों को जैसे नहीं पता, निमोनिया पता है? निमोनिया शब्द होता है, निमोनिया होता है, वैसे ही होता है निमोनिक्स। अब ये मैंने क्या किया, मैंने एक शब्द बता के आपको दूसरा शब्द याद करवाया, निमोनिया बता के निमोनिक्स याद करवाया। ये जो प्रोसेस है यही होता है निमोनिक्स। इट इज़ अ वे बाय विच यू आर मेमोराइजिंग समथिंग और लर्निंग समथिंग किसी और तरीके से। जैसे मैंने निमोनिया बता के निमोनिक्स याद करवाया, तो वो जो तरीका है किसी चीज़ से दूसरी चीज़ को बताना, वो होता है निमोनिक्स। तो एक तो होता है एब्रीविएशंस, पर एब्रीविएशंस में भी प्रॉब्लम आती है कितने एब्रीविएशंस करें। जैसे यहाँ पर अगर याद हो, स्टार्टअप्स के लिए एग्जाम्शन किए थे ABCDEF, याद है? स्टार्टअप के लिए ये मैं नोट्स आप लोगों को दे दूंगी रेफरेंस के लिए। तो ए से एनुअल रिटर्न का एग्जाम्शन है उनको, बी से बोर्ड मीटिंग का एग्जाम्शन है। जहाँ पर पॉसिबल है वहाँ पर अल्फ़ाबेट से बना सकते हैं अपनी मेमोरी टेक्निक। ये अपने ही होते हैं, दूसरे लोगों की हमेशा काम नहीं आती, खुद के मेमोरी टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं। दीज आर सम ऑप्शंस। ओके, सो एक होता है अल्फ़ाबेट से, इसके अलावा एक होता है चीज़ों को लिंक करके। जैसे ये प्रोफेशनल का है, NGBRC के 9 प्रिंसिपल्स है। अब इसमें क्या किया, इट इज़ रिलेटेड टू स्टेक होल्डर्स। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स तो होते ही हैं, साथ ही साथ उसके वेंडर्स जो होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, पब्लिक होती है, कस्टमर्स होते हैं, वो उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं। अब स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, ह्यूमन, पब्लिक में ही ह्यूमन आ गया, और एनवायरनमेंट, ये सारे स्टेक होल्डर्स से रिलेट करके पॉइंट याद कर लिया। क्योंकि हर जगह आप अल्फ़ाबेट से नहीं कर सकते हो, वहाँ पर चीज़ों से रिलेट करके याद करना होता है। एक और एग्जाम्पल, जैसे यहाँ ऑस्ट्रेलिया का था, ऑस्ट्रेलिया के गवर्नेंस प्रिंसिपल्स थे। ऑस्ट्रेलिया के जो गवर्नेंस प्रिंसिपल्स थे, ऑस्ट्रेलिया के घर से हमने याद किया था। ऑस्ट्रेलिया में हम घर बना रहे हैं, कोई भी घर, अगर हम इंडियंस हैं घर बनाते हैं, सबसे पहले पूजा होती है। हमारे कल्चर में है कि पूजा होती है, फाउंडेशन वो ऐसे वो करते हैं ना, नींव रखते हैं, तो उस दिन वो ज़मीन की भूमि पूजन होता है, फाउंडेशन है ना, भूमि पूजन होता है। तो हमारा कल्चर है कि वो फाउंडेशन वाला, जो फाउंडेशन डे होता है, भूमि पूजन होती है। उसके बाद पूरा वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर के लिए आपको सामान लगेगा, इतना सारा सामान लाए, आपको उसके सेफ्टी के लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड भी लगेगा, उसको पैसे देने होंगे। ये कहानी से 8 प्रिंसिपल्स याद किए थे, कल्चर के ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर, मटेरियल, रिस्क, सेफ, सिक्योरिटी और रेम्यूनरेशन। इस तरीके से कहानी बना के, ये कहानी दूसरों को बताओगे, हंसेंगे,
आपके 5 मार्क्स आ रहे हैं, हंसने दो उनको, ठीक है। चलो, इसके अलावा जो अल्फ़ाबेट से बनाते हैं ना, एक तो अल्फ़ाबेट्स ABCD वगैरह होता है, एक उसी से लिंक करके, जैसे ये लिस्ट है, लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ बिजनेस विच शैल नॉट बी पास्ड बाय सर्कुलेशन। कुछ मैटर्स सर्कुलर रेजोल्यूशन से पास नहीं कर सकते, मीटिंग में ही मैंडेटरी होता है। याद है कौन से मैटर्स थे? वो हमने सर्कुलेशन शब्द से ही याद किया था, तो इजी रहेगा ना याद करना। अल्फ़ाबेट्स कौन से थे? ABCD बहुत सारे थे। सर्कुलेशन वाला टॉपिक है, सर्कुलेशन से ही एब्रीविएशंस याद किए थे, CIRCUL, यहाँ तक जनरल टॉपिक्स थे, जनरल आइटम्स थे। A से फिर स्पेसिफिक आइटम्स थे, इस तरीके से याद कर लिया। यानी कि उसी शब्द से जोड़ के देख लिया कि उसी शब्द के लेटर्स से अगर कोई पॉइंट्स बन रहे हैं, जैसे ये सर्कुलेशन बना था, झूठा नहीं है ये, सच्चा है, बाद में देख लेना आराम से, तो बना ना उस वर्ड से, वैसे कर सकते हो। या फिर प्रोसेस है तो प्रोसेस को चार्ट फॉर्म में बना के कि ये होगा फिर वो होगा फिर वो होगा, इससे पहले ये क्यों होना चाहिए, उसका ये रीज़न है, उस तरीके से। जैसे जनरल मीटिंग से पहले हमें ऑडिटर का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लगता है, यानी कि वो पहले होगा डोमेंट कंपनी के केस में, तो ऐसे प्रोसेस देखना। और अल्फ़ाबेट्स के अलावा नंबर से भी याद करते हैं, जैसे कंडीशंस जहाँ पर स्ट्राइक ऑफ का नोटिस इशू हो सकता है, 1, 2, 1, 2 और सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम, याद आ रहा है? यस। सो वो वैसे 1 1 साल के अंदर का एक पॉइंट था, 2 साल के अंदर का पॉइंट था। 12 सेक्शन 12 इज अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस, वेरी गुड, देख के खुशी हो रही है मुझे। सो इस तरीके से कर सकते हैं, ये कुछ तरीके होते हैं जिससे आपको याद रखने हैं। ऑफ कोर्स कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप ये टेक्निक्स अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरा जो भी मैंने कंटेंट बनाया था, जो भी पूरी मेहनत कर सकती थी मैं, वो यहाँ पर हो गया समाप्त। अब आपके सवाल, योर क्वेश्चंस प्लीज। यस, एनी क्वेश्चंस रिविजन रिलेटेड? हाँ, अगर क्वेश्चन पास्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पास्ट पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक तो तरीका होता है स्कैनर से करो। स्कैनर से कैसे होगा? जैसे जैसे चैप्टर कर रहे हो, चैप्टर वाइज आप क्वेश्चंस भी कर पाओगे, है ना, चैप्टर वाइज आप क्वेश्चंस कर पाओगे, क्योंकि पूरे पेपर में आपको फिर ढूंढना पड़ेगा। वो हुआ। दूसरा, पूरे पेपर का कब करना होता है? जब पूरा रिविजन हो चुका है अपना, जब मॉक टेस्ट की बारी आए ना, उससे पहले पूरा पेपर देख लो। याद रखना, स्कैनर देखना ज़रूरी होता है, पर पूरा 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर भी देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि पैटर्न क्वेश्चन पेपर देख के ही पता चलेगा। वहाँ जाके आपको सरप्राइज़ नहीं होना है कि फर्स्ट क्वेश्चन इतने मार्क्स का आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन इतना बड़ा आ गया, 6 क्वेश्चन आ गए। सेट पैटर्न है, 6 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन होगा, ये पता होना चाहिए। सो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, एक वो चीज़ होती है। दूसरा, जब लिख रहे हैं चैप्टर वाइज ट्राई कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस ट्राई करने, क्या सारे क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं है। अगर टाइम है बिल्कुल कर सकते हो, टाइम नहीं है सारे क्वेश्चंस नहीं, जो डिफरेंट है या फिर लग रहा है कि इसमें लिख के देखना चाहिए, मैंने आज तक लिख के नहीं देखा है, टेस्ट में भी नहीं दिखा है, उन्हें प्रैक्टिस करना चाहिए। बाकी को सिर्फ रीड किया तो भी चलेगा। हाउ टू लर्न सेक्शन नंबर्स? उसके लिए क्या करते हो आप लोग? जो रिलेटेड है वही याद कर पाते हैं, सारे के सारे पॉसिबल नहीं है। सेक्शन नंबर सारे याद करना मैंडेटरी है? नहीं, सारे मैंडेटरी नहीं है। जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का पता होना चाहिए, 188 है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एलिजिबिलिटी का पता होना चाहिए, 149 सबसेक्शन 6 है। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ाते वक्त भी बोला जाता है, जो आप क्वेश्चन पेपर भी देखोगे तो समझोगे कि ये बहुत बार पूछा है। जो इम्पॉर्टेंट है, रेपिटेटिव है, उसको करो, उसको याद करना पड़ेगा। उसको भी याद कैसे करना पड़ेगा? जब वो टॉपिक कर रहे हो उसी के साथ सेक्शन नंबर को याद करो ना। अगेन, जैसे थ्योरी प्रैक्टिकल अलग अलग कंसिडर नहीं करते, वैसे ही टॉपिक का कंटेंट और सेक्शन नंबर अलग अलग कंसिडर मत करो, साथ में कंसिडर करो, डू इट साइमल्टेनियसली। वो और दूसरा, जहाँ पर आपको पता है बहुत सारे सेक्शंस है, कंपनी लॉ नहीं, मान लो कोई और लॉ है, कंपनीज एक्ट का चैप्टर था, वहाँ पर कोई और लॉ का रेफरेंस है, उसके सेक्शन नंबर करना ज़रूरी नहीं होता है, उसके सेक्शन नंबर ज़रूरी नहीं होते हैं। इसके अलावा
कई बार सीक्वेंस होता है, जैसे आईबीसी हमने किया, आईबीसी में सीक्वेंस था, 7 फाइनेंशियल क्रेडिटर के एप्लीकेशन का, 8 में वो नोटिस भेजता है, फिर 9 में एप्लीकेशन, 10 में खुद का एप्लीकेशन, वो सारे क्या हुआ, फिर विड्रॉल, फिर टाइम लिमिट। सीक्वेंस में याद करोगे तो सीक्वेंस भी काफ़ी एक्ट्स में होता है, सीक्वेंस से भी याद करना पॉसिबल होता है सीक्वेंस में, क्योंकि वो चीज़ें सीक्वेंस में ही दी हुई होती हैं। सो दैट वे यू कैन डू। जैसे कमिटी है तो 177 में ऑडिट कमेटी है, 178 में नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी और एसआरसी है। इस तरीके से साथ साथ में याद कर सकते हो। अगर एक याद है उसी से जोड़ के दूसरा याद कर सकते हो। मुझे 177 याद है, 178 क्या है मैं उससे याद कर सकती हूँ, 176 क्या है मैं उससे जोड़ के याद कर सकते हो। तो इस तरीके से लिंक करके याद कर सकते हैं जो याद है। चल, और कोई सवाल? सिर्फ मेरी बातें सुनने आए थे, कोई सवाल नहीं था? ये सारे एड्रेस हो गए? वेरी सिंसियर। हाँ, जून में पेपर है, अभी से रिवीजन। ओके, नाइस। एनी क्वेश्चन? क्या हो गया? थैंक यू। फेस टू फेस वालों के लिए गिफ्ट है मेरे पास। हाँ, चल। कोई सवाल नहीं, जो सवाल पूछेगा मैं उसी को गिफ्ट दूंगी। चलो, नो अदर क्वेश्चंस? डन? ठीक है। याद रखना, बहुत सारा कुछ पढ़ना है, बट आप पढ़ सकते हो। अभी तक इतना पढ़ा है ना, तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि अभी तक पढ़ा है तो आगे भी पढ़ लेंगे। हवा बना के रखते हैं आधी चीज़ों का तो अपन, ऐसा नहीं है कि पास नहीं हो सकते। हर साल पास हो रहे हैं ना, कितना भी खराब रिजल्ट आता है कुछ लोग पास होते ही है ना। सो ऑफकोर्स आपकी प्रिपरेशन कितनी है वो मैटर करती है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। उसके साथ साथ आप एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म कर रहे हो ना, वो भी मैटर करता है। आपने कैसे रिवाइज़ किया है, लेक्चर बहुत सिंसियरली अटेंड किए थे, टेस्ट दिया था, 6 महीने बाद भूल जाओगे ऑफकोर्स। रिविजन सही से नहीं किया है तब फिर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होने वाला है। और रिविजन सही से करने के लिए ज़रूरी है शांत दिमाग से करो। दिमाग दूसरी चीज़ों में खोया हुआ होगा, अपने आप स्लो काम करेगा। इसलिए चाहिए फास्ट पढ़ना है तो रिलैक्स होके पढ़ो। आई हैव लिटरली सीन जहाँ पर पैनिक करके, जैसे मैंने मेरा बताया कुछ सब्जेक्ट्स मैंने सोचे थे 3 रिविजन सारे के सारे करने हैं, 3 रिविजन के स्ट्रेस में आई वुड क्राई एवरी डे कि हो ही नहीं रहा है। दिसंबर आ गया था, मेरे 3 रिविजन प्रैक्टिकल ही नहीं लग रहे थे। मैं रोज़ प्लान अपडेट कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा है, एकदम परेशान हो गई। लास्ट में मैंने स्विच किया, कुछ सब्जेक्ट्स को मैं 2 रिविजन करूँगी। हो क्या रहा था, अल्टीमेटली मेरा 2 ही होता। यहाँ पर मेरा 2 स्लो होता। अगर मैं उसी प्रेशर में कर रही थी ना, मैं टारगेट्स ही अचीव नहीं कर पा रही थी। 2 ही होता पर मेरे टारगेट्स 3 के थे, ऑफकोर्स वो अचीव नहीं होंगे, दिमाग खराब हो रहा था। उसके वजह जब तय ही कर लिया कि ठीक है 2 ही करने हैं मुझे, शांति से मैं पढ़ पा रही थी क्योंकि 2 मुझे दिख रहा था कि प्रैक्टिकल है। सो थिंक प्रैक्टिकल, जो भी शेड्यूल बनाओगे प्रैक्टिकल बनाओ। टाइम ट्रैकिंग करके देखो कितना पढ़ पा रहे हो, उसी के हिसाब से शेड्यूल बनाओ। दूसरे लोग क्या शेड्यूल बना रहे हैं, उनकी अलग कैपेसिटी है, आपसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपसे कम भी हो सकते हैं। आपको अपना देखना है। 2-3 दिन ट्राई करो ट्रैक करके कि आपको कितने घंटे किस चीज़ में लग रहे हैं, उस हिसाब से आगे के प्लान्स बनाना। और हर हफ्ते प्लान अपडेट होते हैं, रोज़ अपडेट नहीं करना, हर हफ्ते प्लान अपडेट होते हैं। हो सकता है आपकी स्पीड बढ़े, आपको चीज़ें समझ आए, जो भी है प्लान्स अपडेट होते हैं। टेस्ट सीरीज़ के लिए आप एक बार ऑफिस में चेक करो। मेरा जो होगा अभी नए स्टूडेंट्स के 3 रिवीजन वाले हैं, उनका सेकेंड रिवीजन, हाँ लगभग मेरा 20 के आसपास होगा। 20 तक के हो जाएगा ना रिवीजन, 20 के आसपास SBI SBC का होगा। बाकी का ना एक बार ऑफिस में चेक कर लेना, ठीक है? चलो, इफ़ देयर इज एनीथिंग, इसके अलावा आगे आई एम नॉट कंडक्टिंग एनी वर्कशॉप क्योंकि 1-1.5 घंटा जाता है, अभी इतना टाइम नहीं है। जो भी चीज़ें होंगी मैं वो वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। यस, पैनिक अटैक्स ऑफ कोर्स, यस, अब कंप्लीट करो। दिमाग शांत रखने के लिए पहले से वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो देयर इज अ क्वेश्चन कि जितना प्रिपेयर कर लो, 3 या 4 रिवीजन 5 रिवीजन भी कर लो, एंड मोमेंट पे
फटती ही है, वो होता ही है कि अरे होगा नहीं होगा, मुझे याद नहीं आया तो, मैं ब्लैंक हो गई तो, ये सारी चीज़ें दिमाग में आती है और वो स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। पहली चीज़ अंडरस्टैंड, ये उस दिन का स्ट्रेस नहीं है, आपने पाइलअप किया है स्ट्रेस। आपकी रोज़ थोड़ी थोड़ी फट रही थी, आपने उसको एड्रेस नहीं किया था, अब वो बढ़ गई है। सो वो पाइलअप कर रहे हो, आप ही इकट्ठा किए जा रहे हो उसको। पहली चीज़ वो, इसके लिए ज़रूरी है, जो मैं बोलती हूँ ब्रेक्स वगैरह लेना, इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि उस वक्त यू विल बी रिफ्रेश्ड। एंड जो दूसरी चीज़ मैंने बोली कि बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। जब किसी बच्चे को आप बोलोगे कि यू आर डूइंग वेल, यू आर डूइंग वेल, तभी उसको लगेगा ना कि आई एम डूइंग वेल। उसको रोज़ डांटोगे तो उसको तो यही लगेगा मुझे कुछ आता ही नहीं है। ऑफकोर्स वो एग्जाम में फ्लंक करेगा ना, क्योंकि आपने उसको बताया ही नहीं कि उसको आता है। उसके दिमाग में क्या डाला है, रोज़ सब क्या बोल रहे हैं उसको कि तू बुद्धू है, तो वो यही मानेगा ना कि मैं बुद्धू हूँ। उसको रिकॉग्नाइज करोगे कि वाओ यू डिड दिस, वाओ यू डिड दैट, इसका मतलब उसको भी समझेगा कि हाँ आई एम केपेबल। सो इट इज़ अगेन इन योर हेड। जो पैनिक आता है खुद के अंदर ही आता है, कुछ बाहर नहीं हो रहा होता है, खुद के अंदर ही आता है। दैट्स व्हाई आई सेड स्टार्ट प्लेइंग विद योर माइंड बिफोर इट स्टार्ट्स प्लेइंग विद यू। You have to convince your mind that we are able to do it. You have to convince your mind. मैंने ये चीज़ शुरू की थी, आई वॉज कॉन्फिडेंट, मैं एंड तक भी कॉन्फिडेंट रह सकता हूँ, रह सकती हूँ। आई वुड बी एबल टू डू थिंग्स, आई एम केपेबल, एवरी पर्सन इज़ केपेबल। इट्स जस्ट कि उस वक्त जो 3 घंटे होते हैं या उस वक्त जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, 10 दिन जो होते हैं वो थोड़े से हैवी होते हैं। उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना ज़रूरी है। उसके लिए जो भी चीज़ें आपको पसंद आती हैं, एक तो आपको रेस्ट लेना, वो मैंने बताया, आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए अपने अचीवमेंट्स, यू शुड टेक इनफ ब्रेक्स एंड यू शुड सेट इनफ टारगेट्स। इसके अलावा आपको जो चीज़ें लगती हैं उस वक्त हेल्प कर सकती हैं, म्यूज़िक हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल, डांसिंग हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल, वॉक्स हेल्प, किसी से बात करना या कुछ कुक करना, लोगों को वो चीज़ें रिलैक्स करती हैं। समझो पैनिक क्यों आ रहा है, क्योंकि आप एक ही जगह पर सुबह से रात तक अकेले बैठ के पढ़ रहे हो, दिमाग किसी से बात नहीं कर पा रहा है, उसको नहीं पता है कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं, क्या होगा। एंड यू विल ऑलवेज बी अफ्रेड ऑफ अनसर्टेनिटीज़। नो, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में सब नया आता है, पुराने क्वेश्चन आएंगे पर नहीं पता है ना कौन से आएंगे। हमेशा दिमाग अनसर्टेनिटी से डरता है। 2 रास्ते अगर आपको कहीं जाने हैं, एक आपको पता है, एक न्यू है, आपके पास गूगल मैप नहीं है, ऑफकोर्स आप नए रास्ते से जाने में डरोगे, हमेशा होगा, क्योंकि दिमाग को वो चीज़ें डराती हैं, उसको खुद के ऊपर डाउट आता है कि आई वुड बी एबल टू डू इट और नॉट। यू हैव टू टेल इट दैट वी आर एबल टू डू इट, यू हैव टू टेल योर सेल्फ एवरी डे, ट्रस्ट मी। इसको लिखना होता है आपको, रोज़ अफर्मेशंस के तौर पे लिखो, बोलना है, बेस्ट होता है मिरर के सामने बोल के देखो। अगेन हंसी आएगी, क्यों किसी के सामने मिरर में देखना ना, जब अकेले हो दिन भर में तब बोल लो, अगर ऐसे लग रहा है कोई हंसेगा तो मत बोलो किसी के सामने। बट जब भी ऐसे लगता है कि यू आर फीलिंग दैट सेल्फ डाउट और यू आर कॉन्शियस एंशियस, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू थिंक कि लास्ट आपने खुद को कब मोटिवेट किया था, खुद की कब तारीफ की थी, कब ब्रेक लिया था, क्यों एंशियस हो रहे हैं। कई बार कुछ साइकिल्स भी होते हैं जब एनजाइटी ज़्यादा होती है। एक तो जैसे मैंने बताया एडमिट कार्ड वाले दिन एनजाइटी ज़्यादा होती है, और भी कुछ रीजंस होते हैं, पीरियड्स की वजह से होता है कई बार। तो यू हैव टू सी द पैटर्न्स एज वेल उस वक्त। या फिर मान लो कुछ बच्चे बाहर जाके एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो शिफ्ट करते हैं, वहाँ पर शिफ्ट सही से होगा नहीं होगा। जैसे मैंने भी दिया था, मैंने हॉस्टल से जाके एग्ज़ाम दिया था, जो मैं 18 तारीख बता रही हूँ, 18 को आई शिफ्टेड, तो उस दिन पढ़ाई नहीं हुई थी। तो ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं। यू हैव टू कीप योर सेल्फ काम। 100% पॉसिबल नहीं होता है, बट यू हैव टू टेल योर माइंड कि पॉसिबल है, 100% है वो नहीं बोल रहे हैं, पर पॉसिबल है, अपन कर सकते हैं। यू हैव टू टेल इट दैट एंड यू हैव टू टेल इट रिपीटेटिवली, बार 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 समझाना होता है। एक बार बोल दिया 6 महीने फुर्सत, ऐसा नहीं होता है, रोज़ बताना होता है उसको। रोज़ बच्चे को कोई चीज़ सिखानी होती है ना, वैसे ही दिमाग को रोज़ कोई चीज़ सिखानी है तो रोज़ बोलना पड़ता है। वी आर एबल टू डू इट, वी आर डूइंग वेल, वी आर गोइंग ग्रेट, वी कैन डू इट, आई हैव फेथ इन यू, बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, तो तभी होता है, एक दिन का काम नहीं है, रोज़ अभी से खुद को उस चीज़ के लिए तैयार करना होता है। ओके हाँ, सो के बहुत जल्दी 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 रीड करना पड़ा था। उसके लिए भी मैं बताऊंगी, वो भी अलग डिस्कशन है, उसके लिए भी मैं 10-15 मिनट का ना आई अपलोड अ वीडियो टू एक्सप्लेन एवरीथिंग कि वो कैसे कर सकते हैं। क्योंकि उस वक्त भी यही होता है ना, सारी चीज़ें
जो चीज़ें महीनों तक पढ़ी हैं अब उसको एक दिन में पढ़ना है, तो यू हैव टू डू इट वेरी फास्ट। तो उसके लिए आई एम कलेक्टिंग डेटा ताकि मैं पूरे वो रिसोर्सेज के साथ आप लोगों को बता सकूं। ठीक है, चलो इसके अलावा कोई चीज़ लगती है? जो ग्रुप है हमारा, उस ग्रुप में आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, आप मुझे पिंग कर सकते हैं, मेरे मैसेज आता है ग्रुप में, नंबर दिख जाता है मेरा, आप मुझे डायरेक्टली पिंग कर सकते हैं। ओके नहीं, अब वर्कशॉप्स जैसे मैंने बताया, अब वर्कशॉप्स नहीं लूँगी, थैंक यू। अब वर्कशॉप्स नहीं, क्योंकि 1-1.5 घंटा जाता है, अब आप लोगों को पूरे टाइम पढ़ना है। तो जब भी कुछ भी मुझे रहेगा कि ये आप लोगों के साथ शेयर करना है, जैसे एग्जाम रिलेटेड आई विल शेयर अ वीडियो, इसके अलावा आई विल शेयर वीडियो ऑन मेडिटेशन एज वेल। मेडिटेट भी करो, उससे भी बहुत अच्छा होता है। सो आई विल शेयर अ स्मॉल 5 मिनट्स का वीडियो ऑन प्री एग्जाम मेडिटेशन एज वेल। अगर मेडिटेशन में विश्वास रखते हैं, 5 मिनट का वो मेडिटेशन रहेगा, हर एग्जाम से पहले वो सुन के जाओगे तो थोड़ा सा काम हो जाओगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसी जो भी चीज़ें होंगी वो वीडियो मैं अपलोड करूँगी मेरे चैनल पे, और उसका लिंक आई विल शेयर इन द ग्रुप, या फिर वो चैनल पे आप लोग डायरेक्टली देख सकते हो। और जो भी रहेगा यू कैन पिंग मी ऑलवेज, ठीक है। और आधे घंटे बात करनी है तो बिल्कुल काउंसलिंग के लिए भी रजिस्टर कर सकते हो। बाकी ग्रुप में यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चंस एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू ऑल एट माई बेस्ट। ओके चलो, shall we wrap up? Yes, thank you. I'll see you all not in the next workshop but in the coming videos. Thank you people.